I welcome all our panelists, all the doctors, BMS, MBBS, and our chairman Shashank Agarwal ji for this session for the day. As we know that COVID-19 is there, or we are locked in the houses, and all over India, all over the world is under lockdown. So we thought that we should have some programs, what precautions we should take. So we organized a program with the doctors, Dr. Sakshi Bakshi, Dr. Satyadev Arye, Dr. Srinada Agarwal, Dr. Prachi Mishra. I welcome all the doctors on this stage at the platform of NIRC. Now I request our chairman Shashank Agarwal ji to say few words of wisdom for this program. Shashank ji, please. Very good evening to all of you, and thank you Ratan Singh Yadav sir, Nikasa chairman of NIRC ICI. I warm welcome to all the speakers on the today webinar and all the viewers. And today we have organized something very different about our profession. We have basically left out from the profession and start discussing about the immunity and about the Ayurvedic and medical science. So first of all, I like to thank you to all the doctors who came here to support us for our this initiative. And we have with us as well the Nikita Sharma ji and Snigdha ji. So right now we are starting with something very new. So I request Ratan ji that Sakshi ji is the today coordinator for all the panelists to have a questions on immunity and medical sciences. So let's get together and let's discuss on the topic directly. Thank you so much to all the viewers, and please listen to them at your maximum. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. It is over to you, please. Thank you so much, sir. Thank you, Yadav sir. Thank you, CA Shashank Agrawal sir ji, for giving us this platform. थैंक यू अलॉट और आई वेलकम यू ऑल. मैं आप सबका वेलकम करती हूँ. और आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, एक एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हमारे डॉक्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिली कि आपके सामने हम लोग जो आजकल पैंडेमिक चल रहा है उसके बारे में कुछ आपको नॉलेज दे पाएं. तो हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं डॉक्टर सत्यदेव आर्या जो एक पंचकर्मा एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर प्राची मिश्रा जो कंसल्टेंट हैं हमारे, और डॉक्टर स्निग्धा जो हम लोग को एलोपैथिक व्यू बताएंगी रिगार्डिंग दिस पैंडेमिक, और डॉक्टर निकिता शर्मा. तो मैं अपने सब गेस्ट स्पीकर्स का वेलकम करती हूँ, और आई होप कि ये जो सेशन है बहुत नॉलेजेबल रहे, आपको इस पैंडेमिक से ओवरकम करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. आज का हमारा सेशन है जिसका टॉपिक है मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल एंड बूस्टिंग इम्यूनिटी, मॉडर्न मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक अप्रोच. तो हमारे साथ पहले हम लोग स्वागत करेंगे अपने फर्स्ट स्पीकर का, डॉक्टर सत्यदेव आर्या. तो सर आप प्लीज थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. सो ओवर टू यू डॉक्टर सत्यदेव आर्या. सत्यदेव जी अपना माइक ऑन पा रहे हैं? सत्यदेव जी अपना माइक ऑन करिए. Yeah, I'm sorry. Namaste. Myself Dr. Satyadev Arya, BMD Panchkarma. I have been providing my services as Panchkarma consultant in Department of Panchkarma, Ishan Ayurvedic Medical College and Hospital for last 3 years. Thank you. जी थैंक यू सो मच सर हमें बताने के लिए. हमारे साथ और भी हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं. पहले तो मैं आप सबको, सब डॉक्टर्स को जो फ्रंट लाइन पे इस टाइम काम कर रहे हैं, मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और थैंक यू करना चाहूँगी. पूरे इंडिया की तरफ से आप लोग फर्स्ट लाइन पे काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है. एंड आई थैंक यू ऑल सब डॉक्टर्स को. तो हम लोग अपना सेशन अब आगे स्टार्ट करते हैं. तो हमारे जो फर्स्ट स्पीकर है हमारे साथ वो है डॉक्टर निकिता शर्मा. तो हमें डॉक्टर निकिता शर्मा क्या पा रही है मैम?
डॉक्टर निकिता। जी जी डॉक्टर निकिता, आप हमें प्लीज बताइए हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करें। हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेल्दी लाइफस्टाइल। हर कोई चाहता है कि उसका हेल्दी लाइफस्टाइल रहे, जिससे कि वो अपने आप को जो प्रिवेंट कर पाए इस वायरस से, कैसे हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें। तो हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में सर मैम प्लीज आप डाइट पे थोड़ा एनलाइट करिए हमारे व्यूअर्स को। Thank you so much, Sakshi ma'am. First of all, I would like to thank to everybody who is directly or indirectly the part of organizing this thing. Myself, Dr. Nikita Sharma, and I have done my UG from National Institute of Ayurved Jaipur, and I have done my MD from All India Institute of Ayurved New Delhi. So basically, in this webinar, I am going to focus more on the dietary aspect, and that too, which was explained in Ayurveda. Since we have the topic of our webinar as a healthy lifestyle. So healthy lifestyle, most of the important aspect of the healthy lifestyle is being occupied by the healthy food, the healthy diet that we take. Because it is a diet which is going to provide us the energy, proper energy for carrying out our day-to-day life. So in Ayurveda, this concept of diet has been taken very elaboratively, in a very elaborative way. The dietary topic has been analyzed in Ayurveda. Actually Ayurveda में जो डाइट के बारे में जो कॉन्सेप्ट हमें मिलते हैं वो थोड़े ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि नॉर्मली डे टू डे लाइफ में लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं. जैसे अनलाइक मॉडर्न अप्रोच, Ayurveda not only emphasize on the specific nutrient content, like more on carbohydrates, proteins, fats, the macronutrients and the micronutrients. Ayurveda completely emphasize on the nature of the food, the kind of the food that we are eating, and what will be the process of manufacturing that food, the process of processing the food, the time at which the food has to be taken, the food has to be consumed. So these are the important factors जिसमें Ayurvedic dietetics मेनली एम्फेसाइज करता है. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आयुर्वेदिक डायटेटिक्स जिसके ऊपर एम्फेसाइज करता है वो है अग्निबल, द स्टेटस ऑफ द डाइजेस्टिव फायर, कि डाइजेस्टिव फायर का स्टेटस क्या है. द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट, व्हाट टू बी टेकन, हाउ टू बी टेकन, इन व्हाट मैनर टू बी टेकन, what should be the optimum kal, that is the time, what should be the optimum quantity, it all depends upon the agni, the status of the agni, that is that status of the digestive fire. बताया गया है कि हमें उतना ही खाना खाना है जितना हमारा शरीर पचा सके. दो ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन हम इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं. हमें सिर्फ बहुत सारा खाना खाना होता है लेकिन हम इस चीज को भूल जाते हैं कि हम कितना पचा पाएंगे. इज अवर बॉडी बीइंग एबल टू डाइजेस्ट इट. खाना तभी खाना है जब भूख लगे. हमेशा ये नहीं कि यू हैव टू कीप ऑन ईटिंग, भूख लगने पर ही खाना खाना है. दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट आर टेकन इनटू कंसीडरेशन इन द आयुर्वेद. एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए खाने का, ये प्रोटोकॉल है नहीं. खाना तभी खाना चाहिए व्हेन वी फील हंग्री, सो दैट अवर डाइट, क्योंकि हमारा स्टेटस ऑफ द डाइजेस्टिव फायर उस समय इतना अवेलेबल होना चाहिए टू डाइजेस्ट दैट फूड. भूख नहीं लग रही है एंड देन वी आर ईटिंग, तो हमारी डाइजेस्टिव फायर इसको प्रॉपर्ली नहीं डाइजेस्ट कर पाएगी. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. और कितना खाना है ये भी डिपेंड करता है हमारे डाइजेस्टिव फायर पर. सिर्फ इतना ही नहीं, आयुर्वेद में द मोड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, द मोड ऑफ प्रोसेसिंग द फूड, उसके ऊपर भी बहुत एम्फेसाइज किया गया कि खाना किस प्रकार से पकाया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उस खाने में डाले जाते हैं. लाइक बहुत फ्रीक्वेंट ये हैबिट है कि खाना बनाते वक्त इन मोस्ट ऑफ अवर रेसिपीज वी ऐड कर्ड, लाइक इन मोस्ट ऑफ द रेसिपीज ऑफ पनीर हम दही को डालते हैं while preparing the meal. It is absolutely contraindicated, and the concept like this has been very beautifully dealt under the title food incompatibility, that is the Virudh Ahar. So this Virudh Ahar is a very unique concept of Ayurveda, जिसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से faulty and the wrong food combinations हैं जो हमें फॉलो नहीं करने हैं, जो हमें अवॉइड करने हैं, किस समय पर खाना है वो बताया है हमें. रॉन्ग एंड फॉल्टी फूड प्रोसेसिंग में जो मेजर कल्प्रिट है वो खाना किस प्रकार से बनाया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें खाने की जो बायो अवेलेबिलिटी है उसी को इंक्रीज करना है. जो न्यूट्रिएंट्स हमें खाने से मिलने वाले हैं दैट वी हैव टू इंक्रीज, दैट वी हैव टू मेक सूटेबल फॉर आवर बॉडी टू यूटिलाइज इट. खाने में दही डालने पर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं. बहुत सारी पनीर की ऐसी रेसिपीज हैं जिसमें दही डालकर हम उसकी पूरी न्यूट्रिटिव क्वालिटी को पूरा डिटोराइट कर देते हैं. एक और बहुत फ्रीक्वेंट है
गरम हनी को गरम करना, it is the cause of most of the diseases. Heating the honey, like बहुत सारी रेसिपीज हैं, हनी चिली पनीर, हनी चिली पोटैटोज, इसमें क्या करते हैं, वी हीट द हनी. और एक बहुत फ्रीक्वेंट है हॉट वाटर के साथ हॉट वाटर के साथ हनी को मिक्स करना. यस, इट इज नॉट गाइडेड इन आयुर्वेद, बिकॉज जब हनी को गर्म किया जाता है तो वो इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है. इट टर्न्स इनटू अ टॉक्सिक मटेरियल विच इज नॉट सुटेबल फॉर द बॉडी. आप उसको इंजेस्ट करते जाएंगे, आप उसको कंज्यूम करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा दैट द बॉडी विल स्टार्ट शोइंग द रिएक्शंस, और वो हब हो रहा है. वी कैन फ्रीक्वेंटली सी दैट. कितनी सारी स्किन डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स में, बहुत सारे हम डे टू डे अपनी ओपीडीज में इस चीज़ को एनकाउंटर करते हैं. लॉस ऑफ हेयर, ग्रोइंग ऑफ द हेयर, पिगमेंटेशन, क्लोएज्मा, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मेन रीज़न फॉल्टी डाइट एंड द डाइटरी हैबिट्स है. रात में दही खाना, इट्स वेरी फ्रीक्वेंट. रात में दही खाना बिल्कुल मना किया गया है. स्पेसिफिकली रात में दही खाने के लिए बिल्कुल मना किया गया है, क्योंकि वो स्रोतस को, दैट मीन्स वो हमारी बॉडी चैनल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, क्योंकि उसका अभिसंधि गुण होता है. सो इट इज़ नॉट एडवाइज टू टेक योगर्ट और कर्ड इन एनी फॉर्म ड्यूरिंग नाइट. अब जब नाइट की बात आई है तो ये अब ट्रेंड बन चुका है कि मोस्ट ऑफ द पीपल की आदत है कि खाना खाया और सो गए. दे डोंट गिव द टाइम. खाना खाते थे सो गए. कुछ हेक्टिक शेड्यूल ऐसा हो गया है कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बट वी हैव टू मैनेज, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर द वन हु हैज टू बियर द ऑल द रिपरकशंस. तो बेसिकली हमें ध्यान रखना है. आई अंडरस्टैंड कि सुबह में हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी इज वर्किंग, तो सुबह ये चीज़ मैनेज नहीं हो सकती. लेकिन वी कैन मैनेज इट इन अवर नाइट आवर्स. रात में कम से कम खाना खाने के 3 घंटे बाद वी शुड गो टू स्लीप. खाना खाते से ही सो जाना, इट हैम्पर्स अवर डाइजेस्टिव फायर, एंड व्हेन द डाइजेस्टिव फायर गेट हैम्पर्ड, गेट ऑब्स्ट्रक्टेड, तो हम जो भी खा रहे हैं दैट विल नॉट गेट डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली. एंड इफ एनीथिंग वी आर ईटिंग, इफ इट इज नॉट गेटिंग digested properly, then what is the benefit of eating the food if it is not properly nourishing the body? Ultimately it will hamper our health, right? So these are small. Exactly. डॉक्टर निकिता, आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ी और एग्जांपल्स दीजिए जी. फूड इनकम्पैटिबिलिटी है जो, yes, there are many examples. जैसे शेक्स बनते हैं, बनाना शेक, मैंगो शेक, दीज आर आल्सो हार्मफुल बिकॉज ऑफ आयुर्वेद में ऐसा. एग्जैक्टली. यस, प्लीज कंटिन्यू. यस, जैसे कि अभी आने वाला है द समर सीजन. व्हाट विल बी आवर फर्स्ट चॉइस? शेक्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जूसेस, आई एम टेकिंग द पॉइंट ऑफ शेक्स. What do we do in shakes? We mix fruit and milk. Both are contradictory in properties. Why these combinations are creating adverse effect on our body is what is the main reason? Because they have a contradictory effect on the tissues of our body. They have a contradictory effect on the metabolism of our body. So we need to take the consideration. The use of milkshakes. Milk along with any fruit, it is very, very harmful for the body. Any fruit, whether banana, whether mango, any kind of fruit. Milk should not be mixed with any fruit. No, it is completely contraindicated. Again, we have the example of fruit salad. What we do in fruit salad? We combine sour and sweet fruits together. Ultimately, these are contraindicated. Sweet and sour fruits in fruit salad, they should not be mixed together. Right? So there are so many things. Ultimately, we have to take care of our digestive fire. This is the main concept of Ayurveda. One more thing I would like to mention here. In Ayurveda, we have been given the concept, the sequence of ras intake. You will astonish to listen that most of the people follow the wrong sequence. What we do? We always prefer to have dessert at the last of our meal. हम हमेशा मीठा खाने के बाद में prefer करते हैं. This is absolutely wrong. Madhur ahar, that means the ahar which is having dominancy of the madhuras, the sweetness, it should be taken before the food. मीठा हमेशा खाने से पहले लेना चाहिए, not after the food, to pacify the vata and to augment the digestive fire. So it has to be taken before the food. Okay, then the sequence goes with the sour and the salty food, like we always do. So first the madhur ahar, then the sour and the salty food, and ultimately we should consume the food which are bitter in taste.
What does this bitterness do? This bitterness pacifies the pith, the excess production of the pith. अगर पित्त का excess aggravation हो गया तो this will cause burning sensation, the burning irritation in our body. So this sequence of the food, first madhur ahar, then aml and lavan yukt ahar, and then after at last the tikt ahar should be taken as a sequence. One more thing I would like to add, the tradition of taking the salad with the food. It is again, many researches have been done on this topic. Simultaneous use of the salad with the food. What we are doing? We are taking the salad, the uncooked material with the cooked material. Ultimately, our food is cooked. And what we are doing? We are taking the salad simultaneously with the food, with the cooked food. We are mixing uncooked with the cooked. We are actually confusing our digestive fire. पकाना किसको है? पहले जो कच्चा है उसको पकाना है या जो पका हुआ है उसको पकाना है? So we are confusing this digestive fire, right? Because क्या होता है ना कि वही बात होगी कि पके हुए चावलों में और कच्चे चावलों को मिला देना, तो क्या होगा? अल्टीमेटली कुछ भी नहीं पकेगा और अल्टीमेटली दिस विल कॉज द फॉर्मेशन ऑफ द टॉक्सिन्स, द फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल्स. सो आई हैव टेकन दोज पॉइंट्स जो बहुत प्रिवेलेंट है सोसाइटी में, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड विच इज द कॉज, द मेजर कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीजेस लाइक स्किन डिजीजेस, gastrointestinal diseases. We encounter the most of the cases of food poisoning. Why this food poisoning? This food poisoning is due to this improper, this faulty food combinations. I hope it's clear now. Sakshi ma'am, over to you. Yeah, very clear, Dr. Nikita. Thank you. आपने बताया कि कैसे हमें अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है. कुछ बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो हमें चेंजेस लानी है जिससे कि हमारा प्रिवेंशन होगा डिजीज के थ्रू, हमें वैसे ही हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी. बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बट यही डूज एंड डोंट्स हमें जो है दैट विल लीड टू ए डिजीज और ए हेल्दी पर्सन. तो आई होप कि हमारे व्यूअर्स को क्लियर होगा. हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन है कि कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स, तो मैम ने जैसे डॉक्टर निकिता ने क्लियरली बताया कि कैसे हम लोग अपने डाइट में कौन सी चीज पहले खाएं, कौन सी बाद में खाएं. डेजर्ट का जो एक ट्रेडिशन चलता है कि वो एंड में खाया जाता है, विच इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. तो आयुर्वेदा इतना ब्यूटीफुल साइंस है कि हमें वो प्रिवेंशन बताता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम ने बताया. हमें शेक्स कंज्यूम नहीं करने चाहिए, जैसे मैंगो शेक, बनाना शेक, वो हमें नहीं अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए. और सैलेड्स का कॉन्सेप्ट बताया, वेरी वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन डॉक्टर निकिता. तो अब हम मैम जाते हैं अपने नेक्स्ट हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर सत्यदेव आर्या. सर जो है एक्सपर्ट है हमारे पैनल के डिस्कशन में, सर एक्सपर्ट है पंचकर्मा के. तो सर प्लीज आप अपने हमें व्यूज दीजिए आप टॉपिक पे, सेडेंटरी वर्कहोलिक लाइफस्टाइल एंड हैजर्ड्स. तो ओवर टू यू डॉक्टर सत्यदेव आर्या. सर आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर सत्यदेव आर्या. थैंक यू डॉक्टर साक्षी. हेलो, आप सुन पा रही मैम? जी बोलिए सर. हेलो जी गो अहेड सर. हेलो सर, गो अहेड. थैंक यू मैम. अभी मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो हाँ मैम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको लेके ये टॉपिक मैंने चूज किया है कि सिंस आई हैव बीन वर्किंग ऑन ए क्रोनिक डिजीज, हार्मोनल एंड न्यूरोमस्कुलर डिजीज फॉर लास्ट 9 to 10 years. Then I would like to speak on the topic, the understanding of sedentary workaholic lifestyle and its health hazards. Because अभी जो हमारे viewers हैं उनकी lifestyle को लेके मैंने इस चीज़ को टॉपिक को चूज किया है. Since हम सभी ने सुना है that life is a struggle. You all of you have heard of this line. And here is an expert, Ayurveda expert and healthcare provider. I understand and look at this line. The life is a struggle, as struggle has become life. Nowadays, the struggle has become life, where there is rush to stay competent in respective fields. And most of us have walked away from the healthy practices to live the balanced life. और इसी को लेके जब फील्ड में रिसर्चेज हुई हैं तो उसमें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग अराउंड 35% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर इनसफिशिएंटली इनएक्टिव. केवल 35% हैं टोटल पॉपुलेशन में जो वर्कहॉलिक हैं, जो वर्क स्टेशन पे काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उस पॉपुलेशन का 35% लोग जो हैं वो इनसफिशिएंटली एक्टिव हैं. जितना उन्हें एक्टिव होना चाहिए उससे काफ़ी कम एक्टिव हैं. And according to the report by a government agency, Indian Council of Medical Research (ICMR), around 54.4% people were found inactive in a study. And as a clinician in Ishan Ayurvedic Medical Hospital, we regularly get young professionals
in their 20s and 30s with following common complaints like stomach upset, neck back problems, hormonal imbalance, weak immune systems, high BP, cholesterol, loss of libido and sex drive, PCOD, uterine fibroid and cysts, infertility, piles, fistula and fissure, and some psychological symptoms also we get with the patient, the stress, depression and anxiety. इन सभी सिम्टम्स और डिजीज को देख के हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर 20-30 साल की उम्र में इतनी यंग एज, एंड जनरली व्हेन वी आस्क देम द क्वेश्चन एंड वी ट्राई टू गेट into the root causes responsible for these ailments, we find generally that sedentary lifestyle, which is followed by workaholic lifestyle, and stress in office, which follows Hello. Hello. Hello, Dr. Satyadev Arya. Can you hear me? Hello, Dr. Satyadev Arya. Hello. ओके, आई थिंक डॉक्टर सत्यदेव आर्या से थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है, डिस्कनेक्ट हो गया है, तो नो प्रॉब्लम। हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सपर्ट जो है हमारे डॉक्टर प्राची, जो कंसल्टेंट है ईशान आयुर्वेदिक ग्रेटर नोएडा में, तो हम मैम से जानेंगे कि प्राणायाम और योगा का, आयुर्वेद में प्राणायाम और योगा का क्या रोल है हमारे हेल्थ को बनाने में, हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करने में, हमें डिजीज से, हमारे प्रिवेंशन में डिजीज के, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में क्या रोल है योगा का और प्राणायाम का, तो ये हम जानेंगे डॉक्टर प्राची से। तो डॉक्टर प्राची, ओवर टू यू मैम, प्लीज अपने व्यूज दीजिए, एनलाइट करिए इस टॉपिक पे। थैंक यू डॉक्टर साक्षी, कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू मैम, गो अहेड। ओके, good evening everyone, myself Dr. Prachi Mishra, MD Ayurveda from National Institute of Ayurveda. Now जैसे कि अभी सत्यदेव सर ने स्ट्रगल की बात की है, लाइफ स्ट्रगल की बात की है, तो मैं इस पे फोकस डालूंगी कि लाइफ स्ट्रगल है या किसी भी टाइप का डिप्रेशन या एंजाइटी है, तो उसमें आहार के साथ साथ योग और प्राणायाम की क्या भूमिका है, क्या रोल है योग और प्राणायाम का। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगी कि योग दूसरी चीज है और प्राणायाम दूसरी चीज है। हम जनरल लोग ये समझते हैं कि योग और प्राणायाम सेम है, बट ऐसा नहीं है। योग है आसन, जिसे हम लेमैन लैंग्वेज में कह सकते हैं एक्सरसाइज, और प्राणायाम है ब्रीदिंग एक्सरसाइज रिलेटेड टू लंग्स। तो योग के लिए क्या है, योग के टाइम में हमारे 3 चीजें कनेक्टेड रहती हैं, माइंड, ब्रेथ और बॉडी, और प्राणायाम में सिर्फ लंग्स पे फंक्शन होता है जो माइंड से कनेक्ट रहता है। तो जब हम डिस्कस करेंगे योग को, तो सबसे पहले हमें उसमें 3 चीजें आएंगी, फिजिकल पोस्चर, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब हम अपनी डे टू डे लाइफ स्टाइल में आहार के साथ योग का भी यूज करेंगे तो हम ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है कि कितने मिनट के लिए हमें योग करना है, जो नेसेसरी है। 45 मिनट टू 90 मिनट जरूरी है एवरेज, बट अगर हम 45 मिनट टू 90 मिनट्स नहीं दे सकते हैं योग को, तो एटलीस्ट हम 10 मिनट्स भी देंगे, बट रेगुलर बेसिस पे देंगे। अगर हमने आज योग या प्राणायाम किया है और हम कल नहीं करेंगे, तो इस चीज के साइड इफेक्ट्स ज्यादा हो सकते हैं। कोई भी योग करने के लिए हमें फोर्सफुली अपनी बॉडी को धक्का नहीं दे रहा है। अगर मुझसे ये आसन नहीं हो रहा है तो मुझे उससे जबरदस्ती नहीं करना है। अब हम योग के अगर बेनिफिट्स पे जाएंगे, तो सबसे पहले क्या है, बॉडी पोस्चर। लोग कहते हैं कि मैं बहुत डाइटिंग कर रही हूँ बट मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। तो अगर आप योग पे जाएंगे, प्राणायाम पे जाएंगे, तो डेफिनेटली डाइट के साथ साथ आपका वेट कम होगा। तो बीपी, हाई बीपी है, डायबिटीज है, आपका कंसंट्रेशन है, इंसोम्निया है, इन सब में योग का बहुत ही अच्छा रोल है।
अगर आप प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम हमारी जो मस्कुलर लंग मसल्स होती हैं उन्हें स्ट्रेंथ देता है। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें टाइम नहीं मिलता है, तो हम सूर्य नमस्कार, सिर्फ एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसपे हम फोकस करेंगे, जिसमें 12 पोजेस होते हैं। अगर हम डायबिटीज वाले पेशेंट से कहेंगे तो डायबिटीज वाले पेशेंट्स को सूर्य नमस्कार पे फोकस करना चाहिए। कैसे? जो हमारा लोअर थोरेसिक पोर्शन है और अपर लंबर रीजन है, वहां पे पेनक्रियाज होती है। आप सब जानते होंगे, डायबिटीज के बारे में सबको पता होगा। वहां पे हमारी क्या होती है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से ही इंसुलिन जो बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे ग्लूकोज लेवल घट जाता है। सॉरी, तो जो इंसुलिन है वो वहां से ज्यादा सिक्रीट होता है। जब सेल्स स्टिमुलेट होंगी, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी सूर्य नमस्कार से, तो वहां पे सेल्स स्टिमुलेट होंगी, जिससे इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट होगा और ग्लूकोज लेवल घट जाएगा। रही बात डे टू डे लाइफ स्टाइल में, थायराइड, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, जिसमें उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम क्या है? जिसमें हम गले से आवाज निकालते हैं, जिससे थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारी, वो स्टिमुलेट होती है। और थायराइड ग्लैंड जब स्टिमुलेट होती है तो वो आगे जो हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसे स्टिमुलेट करती है, हार्मोन को भेज के, सिग्नल को भेज के। तो योग के लिए हमें ये करना है। प्राणायाम के लिए जितने भी हार्ट डिजीज हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अगर हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात करते हैं तो उसमें योग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप कभी भी हार्ट डिजीज हो, कुछ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर हो, सब में योग को आप ट्राई कर सकते हैं, आप करके देख सकते हैं। प्राणायाम से फेस ग्लो, जो भी फीमेल्स हैं जिनको ये रहता है कि मेरे फेस पे ग्लो नहीं है, वो प्राणायाम को डेली 30 मिनट्स करके देखें कि प्राणायाम का क्या यूज है। Now, Dr. Sakshi, you can proceed. थैंक यू डॉक्टर प्राची। बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया आपने कि योग और प्राणायाम का क्या रोल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सभी को योग और प्राणायाम करना चाहिए। इससे हमारा डिजीजेस में प्रिवेंशन होगा। हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हम लोग लाइफस्टाइल कंसल्टेंट के पास जाते हैं। यही बेसिक चीजें जो है अगर हम अपने डेली रूटीन में लाएं तो हम जो है अपने आप को अपनी डिजीजेस से प्रिवेंट कर सकते हैं और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। हमारे साथ सत्यदेव आर्या सर जो है फिर से जुड़ चुके हैं। तो सत्यदेव आर्या सर, प्लीज आप कंटिन्यू करें। हमारा आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, तो प्लीज आप सर कंटिन्यू करें आपका टॉपिक पे, जो वर्कहोलिक्स है, आजकल का लाइफस्टाइल जो है उसे हम कैसे बदला जाए। तो सर प्लीज कंटिन्यू, ओवर टू यू। सॉरी फॉर डिस्कनेक्शन डॉक्टर सत्यदेव आर्या। जब हम पिछली बार बात कर रहे थे कि आखिर 20-30 की एज में, इतनी यंग एज में ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं यंगस्टर्स में, और अभी चारों तरफ की जो हम डेली होच पोच लाइफस्टाइल देख रहे हैं, तो उसको हम आखिर समझें कैसे। तो इसको मैंने समझने के लिए 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया। ऑफिस एट होम, इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स। अब स्टार्ट करते हुए हम पहले सेडेंटरी लाइफस्टाइल को समझते हैं कि जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको हम जब जैसे सुबह उठते हैं, सुबह तो हम जनरली हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल में जब दिन शुरू होता है तो सबसे पहला फैक्टर है देर से सो के उठना, और फिर जल्दबाजी में फ्रेश होने से लेके उल्टा सीधा खाया या नहीं भी खाया, और ब्रेकफास्ट किया नहीं किया, और बिना चबाए या जस्ट मुंह में डाला और निकल लिया उसको। ऐसा करते हुए हम सीधा ऑफिस या जॉब के लिए भागते हैं, और फिर वहाँ पे भी जाके हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है ज़्यादातर लोगों के साथ, वो लोग ज़्यादातर समय तक सेडेंटरी रूटीन फॉलो करते हैं। खाया उल्टा सीधा खाया, फिर वहाँ जाके बैठ गए ऑफिस में, और ऑफिस में जब जाके वहाँ पे पूरे दिन बैठे हुए काम करते हैं, फिर घर वापस आते हैं, खा पी के फिर रेस्ट करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, और उसमें भी खाया पिया, और फिर रात को वैसे ही सो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो मैं एक चीज़ आपकी नज़र में लाना चाहूँगा कि अगर आप देखें तो सुबह से लेकर शाम तक हम लोग एक ही पोस्चर में रहते हैं, ऑलमोस्ट सीधी, हमारी कमर सीधी ही रहती है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि हमारी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी है हम उसका पूरा यूज नहीं कर रहे हैं। दूसरा, पूरे दिन बैठे रहते हैं, हमारी मसल्स का एक लिमिटेड से सोने तक।
तो इस तरीके से जो टोटल ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी है उसमें हम एक ही जगह लेटे या बैठे रहने से फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो जाती है। और इस तरह जो भागदौड़ की जिंदगी में और फिजिकल एक्टिविटी ना के हैफाजात जिंदगी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ अभी एक जो नया ट्रेंड है लाइफ में वो है वर्कहोलिज्म। एंड जो ये है ये ट्रेंड ऑफिस से निकलकर अब हमारे घरों तक भी पहुंच गया। ऑफिस का काम उठा के हम घर में भी ले जाते हैं और वहाँ पे भी उस चीज़ को, उस लाइफ स्टाइल को, उसी को वैसे ही फॉलो करते हैं। जो ऑफिस का स्ट्रेस है, ऑफिस का काम है, वो सारी चीज़ें हम घर पे भी ले जाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए, इवन हमारी फैमिली के हेल्थ साथ जो हमारी यंग पॉपुलेशन है उनमें बीमारी पैदा होने की वजह है कि हम अपने काम को अपनी बाकी लाइफ से ज़्यादा फोकस करते हैं। और जो काम है, काम को लेकर ओवर कंसर्न, मोटिवेटेड होना, ओवर फोकस्ड होना और ओवर स्ट्रेस्ड होना, इसके कारण जो हमारी अपनी खुद की केयर करना है और सोसाइटी के प्रति जो हमारी ड्यूटीज हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, वो सभी इस वजह से सफ़र करते हैं। और जिसकी वजह से हमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल सोशल परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें अगर हम रिसर्च स्टडीज़ की बात करें कि ये सिर्फ बातें लाना चाह रहा हूँ कि रिसर्च स्टडीज के अनुसार जो सेडेंटरी एंड वर्कहोलिक लाइफस्टाइल में फंसे हुए लोग हैं वो अपनी जो ऑफिस आवर्स हैं 8 घंटे के, उसमें से औसतन 6.5 से 7 घंटे बैठ के काम। एंड अकॉर्डिंग टू मास रिसर्च द प्रेवलेंस ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, यानी जो हमारी मसल तो स्केलेटल बोन्स वगैरह है, स्केलेटल है, उस जो है ऑफिस वर्कर्स में पाई गई हैं। एंड द other studies have shown that the lower body energy consumption, क्योंकि हम पूरे दिन बैठे रहेंगे एक ही पोस्चर में तो गिनी चुनी मसल्स काम कर रही हैं, तो जो एनर्जी है, ग्लूकोज है, उसका कंजप्शन भी लिमिटेड ही हुआ। देन द लोअर मसल एक्टिविटी इज ड्यू टू प्रोलॉन्ग सिटिंग पोजीशन एंड विच कैन कॉज द प्रोडक्शन ऑफ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, दी HDL, क्योंकि वो जो ग्लूकोज है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में गया, खाना खाया तो वो कहीं तो यूज होगा, या तो वो बॉडी में स्टोर कर लिया जाएगा या उसको यूटिलाइज होना चाहिए। यूटिलाइज हो नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं स्टोर भी होगा, तो वो जितना मसल्स में स्टोर हुआ और वो भी बाकी कोलेस्ट्रॉल वगैरह में कन्वर्ट हो गया। एंड दिस प्रोलॉन्ग सिटिंग एडिशनली रिड्यूसेस द इंसुलिन सिक्रीशन ऑल्स एंड व्हिच लीड्स द पीपल इनटू द डायबिटीज। एंड जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था 2030 में जो यंगस्टर्स हैं, उसी तरह ही एक ओवरऑल जो पॉपुलेशन है, जो ऑफिस वर्कर्स हैं, उन पे जो एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं उनमें वही जनरल चीज़ें, बैक स्टिफनेस पेन, नेक शोल्डर स्टिफनेस पेन, वर्क की वजह से वीक लेग मसल्स एंड डायबिटिक प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज बढ़ जाती है, वेट गेन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम एंड वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जी सॉरी टू इंटरप्ट यू बिटवीन, जैसे कि आप जानते हैं अभी कोविड-19 की सिचुएशन है और हम सब घर पे ही हैं, कोई ऑफिस नहीं जा रहा, कोई चेयर पे नहीं बैठ रहा, तो आप आज के दौर के लिए जो हमारे अभी कोविड-19 के इन दिनों के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हम आज भी अपना ध्यान कैसे रखें? क्योंकि अब देर से उठना काफी लोगों का चालू हो चुका है, देर से उठना, देर से सोना, देर से खाना, देर से पीना, तो हर चीज देर होती जा रही है। एक तो उसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी पे आ रहा है। तो आप आज का दौर जो कोविड-19 का दौर है, क्योंकि आज का दौर से हमारा नॉर्मल दौर से हम बदल चुके हैं, तो शायद आज जितने भी आप सजेशन हमें दें हम आज उनको अप्लाई भी कर पाए। भाई आज शायद जो हमारे टॉपिक कहेंगे हम उसे शायद पूरे दिन में अप्लाई भी कर पाए धीरे धीरे। तो थोड़ा सा आप मुझे आज के ऊपर डिस्कशन को लेके हम अगर लेके जाएं कि व्हाट टू डू टुडे एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स टिल द कोविड-19, और जिसको हम धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में भी डालें, ऐसे कोई सुझाव आपकी तरफ से प्लीज सत्या देती। थैंक यू। हाँ सर, इसमें चूंकि अभी ऐसी लॉकडाउन की सिचुएशन में ना तो हम बाहर निकल पा रहे हैं, ओवरऑल जैसे कि लॉकडाउन बाहर है ऐसी हमारी एक्टिविटीज पे भी और देखा जाए तो लॉकडाउन ही है, तो हम लिमिटेड एक्टिविटीज बाहर जाके तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसमें हम
जो हमारे दिनचर्या हम लोग देर से सो कर उठ रहे हैं, तो पहले तो हमें मॉर्निंग में, मैं ये नहीं कहता कि आप कोई भी 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, एटलीस्ट जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग नियम है उससे हमें सूर्योदय से पहले, सूरज उधर दिखना शुरू हो रहा है और हमें बेड छोड़ देना है। और इसके पीछे रीजन ये है कि जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सन रेज के अकॉर्डिंग, जैसे ही वो सन रेज हमारी बॉडी पे पड़ती हैं तो उससे हमारे हार्मोन सिस्टम और सारी सेलुलर एक्टिविटीज अपने आप ही एक्टिवेट हैं वैसे ही। तो इसके लिए पहले तो हम सुबह उठना है, और उसके बाद जैसे अभी हमें साक्षी उन्होंने डॉक्टर प्राची मैम ने बताया, कुछ योगा वगैरह हमें फॉलो करना है, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन, भूख जैसे कम लगने, हेलो, भूख वगैरह की जो कंडीशंस हैं कि भूख कम लगती है, मोशन वगैरह क्लियर नहीं होता है, जी अभी थैंक यू। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था मैंने खुद अपने, हेलो डॉक्टर सत्यदेव सर। जी 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 थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें अपना लाइफस्टाइल जो है उसमें चेंजेस लानी पड़ेंगी, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सुबह देर से उठना, रात भर काम करना, ये सब चीजें जो है ये ही हमें जो है हमारी इम्यूनिटी कम करती हैं, हमें डिजीज की तरफ लेके जाती हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस है, छोटी छोटी चेंजेस है, बट हमें ये अपने लाइफस्टाइल में करनी ही पड़ेंगी, तो ही हम जो है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं। क्योंकि आजकल मैक्सिमम डिजीजेज जो है वो लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, तो ये हमें छोटी छोटी चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो हमारे साथ अब पैनल डिस्कशन में जुड़ चुके हैं डॉक्टर स्निग्धा अग्रवाल। तो मैम आई वेलकम यू। डॉक्टर स्निग्धा जो है वो हमें एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगी। मैम एमबीबीएस है, तो मैम आप प्लीज हमें बताइए कि इम्यूनिटी बूस्टर्स क्या है और इसका क्या रोल है बॉडी में। तो डॉक्टर स्निग्धा, ओवर टू यू मैम, प्लीज बताइए। Thank you, Dr. Sakshi. Good evening, everyone. I'm Dr. Snigdha. I'm currently working with the UP state government. So, जैसा कि आपने पूछा कि immunity से लेकर आजकल लोग बहुत परेशान हैं. We often hear that some people are more prone to infection while others are not. So, the question is why so? I believe during such difficult times, it's very important कि हम लोग अपना immune system इतना strong करें. We need to make our immune system so strong that it itself becomes a pandemic fighting machine, right? इसके लिए हमारे पास बहुत सारे supplements हैं जो हम ले सकते हैं, but उसके otherwise I can tell you 5 simple steps जो हम सब लोग कर सकते हैं, जिससे हम अपनी immunity को थोड़ा सा strong कर लेंगे, थोड़ा सा better हो सकती है। Alright, सबसे important है इसमें improving your gut health. This is because 70% of our immune cells lie in our gut, and the lining of our intestines secretes antibodies. जो ये एंटीबॉडीज सिक्रीट करती है लाइनिंग, इट क्रिएट्स अ बैरियर इम्यूनिटी, जिससे जो भी माइक्रोब है वो हमारी बॉडी में एंटर होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। सो अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोबायोटिक्स लेना। प्रोबायोटिक्स हमारे घर में कर्ड के रूप में भी हम ले सकते हैं, और अदरवाइज आजकल मार्केट में बहुत सारे याकुल्ट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, और भी आप जो भी लेना चाहें, प्रोबायोटिक्स आर वेरी गुड एंड इट्स इवन बेटर फॉर पीपल जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, जो नहीं ले सकते और कुछ, उनके लिए भी प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छा है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर गट हेल्थ इज अवॉइड टेकिंग प्रोसेस्ड फूड्स, बिकॉज प्रोसेस्ड फूड्स हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं। पुअर डाइटरी चॉइसेस जो भी हम करेंगे वो हमारे डीएनए पर भी इफेक्ट डालते हैं, एंड ऑल्सो इनटू आवर गट माइक्रोबायोम, right? And second important thing after this is check your vitamins and minerals. Vitamins हमारे पास बीकासूल कैप्सूल्स हो गए या अदर मल्टीविटामिन्स जो भी मार्केट में अवेलेबल है, यू कैन टेक, बट अदरवाइज में सिंपल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन इसके लिए बेस्ट है। वो हमें सारे विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं, लाइक विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे वायरल इन्फेक्शंस में बेस्ट है, एंड आप ये ले सकते हैं कैरेट, मिल्क, ग्रीन वेजीज लाइक कैप्सिकम, ब्रोकली, इन सब में हमें विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट इज विटामिन ई, इट्स as you all know, it's best for antioxidant properties. Naturally, it's present in walnuts, peanuts, mushroom and sunflower oil. So make sure कि आप sunflower oil को जितना ज़्यादा use करेंगे उतना अच्छा है। Vitamin E आपकी अच्छा रहेगा आपकी body में।
Then vitamin B, it's a complex of 8 vitamins, and it can be taken in the form of bananas, avocados, and strawberries, etc. Next important vitamin is vitamin C. As you all know, vitamin C is very important, and it has been used since ages to boost immunity, and because it decreases the duration of colds and flu. And vitamin C हमारा best present है in oranges, lemons, red bell pepper, and guava, kiwi, etc. अगर आप vitamins बाहर से लेना चाहते हैं तो I think 500 mg of vitamin C after breakfast and dinner is very good. Okay, vitamin D3 is also very important, and but इसके लिए you can test yourself. अगर आप कोई टेस्ट कराते हैं और अगर आपका vitamin D थोड़ा भी कम आता है, then you must take it. So basically a combination of fruits and vegetables and all the vitamins is very important to boost your immunity to another level. Another important mineral needed for proper functioning of your body is zinc. It's very important. And if you are deficient in zinc, the symptoms you will experience are decreased sense of smell or taste, decreased hunger, white spots on nails, skin issues, hair loss, mouth ulcers, any sinus congestion, anything. So for adults, the recommended daily dose of zinc is 15 to 30 micrograms. Higher doses have been used for certain other conditions like diarrhea and acne, but agar zinc lena hai bahar se, and if you are feeling you are deficient in it, then you must take it from outside. As a form of zinc gluconate or zinc acetate is ideal in that case. Third important thing after vitamins and minerals is doing some physical activity, because jitna bhi aap physical activity karenge, it boosts your immunity, it provides good positivity. So do some type of cardio exercises like 30 to 40 minutes per day for at least 5 days a week and maintain a good posture. And also I would suggest 15 minutes of deep breathing exercises are also good. So that is the physical activity. In that ways, it's very important. And in other things for immunity is adequate sleep, because without sufficient sleeps, your body makes fewer. There is a hormone called cytokine. If you sleep less, your body makes fewer cytokines. That is a type of protein that targets infection for an effective immune response. So long-term lack of sleep, जिन बहुत टाइम से जो लोग ठीक से नहीं सो पाते हैं, it can result in obesity, diabetes, health, heart disease, etc. See, practicing self-care is very important for good physical and mental health. And I believe reading before bed and taking a glass of turmeric milk are very nice. You can follow all the Ayurvedic options we have learned from our doctors. And so we can do everything which can provide us good immunity. And in this regard, I think the very important thing is there should be no stress. But you may not know, but when you are tensed, your immunity goes down because stress suppresses our immunity. The pandemic in which we are living is a challenge for all of us. But fortunately, हमारे पास advanced health systems हैं, हमारे पास public health infrastructure है, हमारे पास government है who has been extremely proactive in trying to catch the virus early and preventing its spread. हमारे पास doctors, nurses, staff हैं who are doing their best. So we need to stay positive. We have every facet of COVID-19 being taken care of. And so I think there is an immense amount of work that is being done to make sure that we get through this together healthy. So we need to stay positive. Because being positive improves your immune system in a way. And lastly, I would say of my better lifestyle or self-care ke liye, I think most important thing is drink enough water. And stay hydrated, drink at least 7 to 8 glasses of water, which is very important. And that's all. Dr. Sakshi, you can continue. जी जी जी, थैंक यू डॉक्टर स्निग्धा. आपने हमें बताया कि हम लोग
एलोपैथिक वे से कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। हमें बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल और ड्राई फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन हो हमारी डाइट में। ये कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में हमें घर पर रहकर कैसे अपना ख्याल रखना है, एक बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, ये जो है हम लोग ये घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, हमें इससे क्या होगा, हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होगी। थैंक यू मैम, आपने लाइट किया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, हमें बताया कि एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स का क्या रोल है, कितने डोज में लेना है। थैंक यू मैम। अब हम अपना मूव फॉरवर्ड करेंगे डॉक्टर प्राची जी। डॉक्टर प्राची, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो डॉक्टर प्राची। हाँ डॉक्टर साक्षी, मैं सुन रही हूँ। डॉक्टर प्राची से हम जानेंगे। साक्षी जी, प्राची जी शुरू करें उससे पहले 2-3 क्वेश्चंस आए हुए थे हमारे पास। मैं चाहूंगा अगर हम ले लें बीच में तो आई बिलीव इट वुड बी वेरी ग्रेट। जी जी जी। फॉर एग्जांपल, लाइक एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें इतनी ही नॉलेज है खाली कि एक सन से विटामिन डी मिलता है। तो आप सबकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ टू टेक विटामिन डी इन कोविड-19 सिचुएशन। तो what is the alternative for the person who is not able to see the sun from his home? So if you can give us any brief about this vitamin D deficiency, if you can, please. जी जी। डॉक्टर स्निग्धा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसे हम लोग विटामिन डी जो है वो इंक्लूड करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं है, अभी लॉकडाउन सिचुएशन चल रहा है, ऐसा पैंडेमिक चल रहा है। तो मैम उसमें हम लोग कैसे विटामिन डी जो है कैसे मिलेगा हमारी बॉडी में, क्या क्या सोर्सेज हैं उसके, कैसे हम कैसे ले पाएंगे? हाँ जी, विटामिन डी हम ले सकते हैं। द रिकमेंडेड डोज इज 10 to 20 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन डी इज गुड। और अदरवाइज इसको हम वीकली ले सकते हैं, सैशेज के फॉर्म में भी आते हैं। कैल्शियम यू कैन टेक, और इसके अलावा आई थिंक यू शुड गेट इट आफ्टर एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर ओनली। मैम डेली बेस्ट सन एनर्जी कब होती है मैम? व्हेन द बेस्ट इनटेक ऑफ द विटामिन डी फ्रॉम द सन इज केम इन योर बॉडी? ये बड़ा आम क्वेश्चन है, बट हम चार्टेड को कम से कम पता है इस बारे में। तो अगर आप इसके ऊपर कोई रोशनी डालना चाहें तो। आई थिंक देयर इज नॉट एनी परफेक्ट टाइम कि इस टाइम ज्यादा सनलाइट हमें मिल सकता है, बट अगर आप थोड़ा सा भी बाहर निकलते हैं और सनलाइट में जाते हैं तो आई थिंक दैट इज गुड। ये तो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल घर में रहते हैं और बिल्कुल बाहर निकलना नहीं होता, उनके अंदर विटामिन डी की थोड़ी डेफिशिएंसी पाई जाती है। बट अदरवाइज यू स्टे आउट एंड you are taking milk and other vitamins and minerals and every proper diet, then I don't think that you'll be having a deficiency of vitamin D. नहीं, what we personally know that vitamin D की deficiency सबसे ज़्यादा है across the world, कि विटामिन डी सबसे ज़्यादा कम है बॉडी में, इवन आप सन में भी रहते हैं। तो why is it so? अगर हम, क्योंकि कोविड-19 में ये बीमारियां शायद बढ़ेंगी ही, तो इसके ऊपर अगर कोई जी इस पे हम चाहेंगे कि हमारे जो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं वो थोड़ा सनलाइट के बारे में बताएं कि कौन से टाइम की सनलाइट जो है वो एसेंशियल है बॉडी के लिए। पूरा दिन सनलाइट नहीं है, डेंजरस है उसकी रेज जो है। कौन सा टाइम हम लोग सनलाइट में स्पेंड करें, कब हमारी बॉडी में सनलाइट आनी चाहिए, प्लस हमारा विटामिन डी के और कौन से ऐसे फूड आर्टिकल्स हैं जिसको हम कंज्यूम करें। तो मैं चाहूंगी कि हमारे आयुर्वेदा के जो एक्सपर्ट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस पे थोड़ा प्लीज इसके आंसर्स दें। मैं ओवर टू डू यू डॉक्टर निकिता, प्लीज इसके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं। डॉक्टर निकिता। यस मैम। शशांक सर, बिल्कुल जो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा वाइडस्प्रेड है, तो जो सूटेबल टाइम है टू टेक द सनलाइट वो जस्ट 45 मिनट्स विद इन द सनराइजेस, मतलब अर्ली सनराइजेस में यू हैव टू सिट, और दिस विल बी द ऑप्टिमम टाइम, बिकॉज उस समय जो यूवी रेज होती हैं उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है, एंड एज जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है वैसे वैसे द कंटेंट द यूवी रेज होती हैं वो और इंटेंसिफाइड हो जाती है। तो द बेस्ट टाइम जो विटामिन डी लेने का है जस्ट 45 मिनट्स अराउंड द सनराइज, दैट इज अर्ली सनराइज। वी हैव द कांसेप्ट ऑफ इन द ब्रह्म मुहूर्त, सो दिस ब्रह्म मुहूर्त इज व्हाट, दिस इज 45 मिनट्स टाइम in the sunrise, early sunrise.
तो इसमें ऐसा माना गया है कि बहुत सारी जो स्किन डिजीजेज हैं उसका भी क्योर है, बहुत सारी स्किन डिजीज ऐसी मेडिसिन अप्लाई की जाती है जिससे हमें अप्लाई करके या फिर ऑयल अप्लाई करके, ये भी एक इम्यूनिटी बूस्ट करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम ऐसे अप्लाई करें ऑयल जो है, जैसे नॉर्मली मेडिकेटेड टिल ऑयल है उसे अप्लाई करके हम सनलाइट में बैठे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और मैम प्लीज ऐसे हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से विटामिन डी जिससे डेफिशिएंसी हो जाती है उससे हम कौन से ऐसे फूड आर्टिकल्स लें, प्लीज डाइट के बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को कि जिसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी हो, क्योंकि आज के कोविड टाइम्स में तो हमें एंटीवायरल ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर निकिता, क्या आप मुझे देख पा रही हैं? प्लीज हमारे दूसरे आयुर्वेदा एक्सपर्ट से हम जानना चाहेंगे, डॉक्टर प्राची प्लीज आप इस बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कौन सी ऐसी डाइट रहेगी, कौन से ऐसे एसेंशियल विटामिन मिनरल्स किसमें ऐसे रहेंगे, कौन सी डाइट ऐसी रहेगी जो हमारे व्यूअर्स ज्यादा इनटेक करें इस टाइम पे? श्योर डॉक्टर साक्षी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हम दही लेते हैं डेली रूटीन में, इट्स अ बिग सोर्स ऑफ कैल्शियम। दही, छाछ, ये जितने भी हैं जिनमें चीज जो हम डे टू डे लाइफ में ले सकते हैं, बनाना, ये सब विटामिन डी के बिग सोर्सेज हैं, तो इनको हम डेली लाइफ में ले सकते हैं। और मैं इस पे कहूंगी कि कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसी हैं जो आप डेली लाइफ में विटामिन डी की कमी में लेते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा अस्थि पोषक वटी, उसमें बहुत बड़े अमाउंट में विटामिन डी या कैल्शियम का अमाउंट होता है। मुक्ता शुक्ति भस्म, तो आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, सनलाइट नहीं ले सकते हैं, तो टैबलेट तो खा सकते हैं ना। अगर आप घर पे हैं, नहीं बाहर निकल सकते हैं, तो टैबलेट ले सकते हैं। तो ये सब सप्लीमेंट्स हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर निकिता। डॉक्टर निकिता, आप सुन रही हैं? यस सर, यस सर। डॉक्टर निकिता, कुछ लोग हमारे पूछ रहे हैं, कैन वी टेक द ऑनियन विद फूड? कच्ची ऑनियन जब खाते हैं ना सलाद की तरह, वो विद दूध, विद मिल्क सर? नहीं, विद फूड, खाने के साथ जनरली खाते हैं ना। यस सर, वही मैंने उस पर आपको एम्फसाइज किया था। साइमल्टेनियसली टेकिंग द सैलड इन एनी फॉर्म, it is contraindicated because ultimately we are eating uncooked food with the cooked food. This is what the wrong practice which is frequent in this time, and that is why we are facing the lifestyle disorders, because we are not working, we are not thinking on the elementary level. In our Ayurveda, eating of the cooked food along with the uncooked food is completely contraindicated. That's why taking of salad in any form, whether the onions, the tomatoes, the spinach, whatever, the cabbage, if you are taking it with the cooked food, it is completely contraindicated. You are not supposed to take the salad simultaneously with the food. You can take it 1 hour either before or 1 hour after the meal, but not simultaneously. So एग्जैक्टली डॉक्टर निकिता, थैंक यू हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए कि हमें जो सैलेड है और जो हमारी डाइट है, जो कि हम लोग ऐसा प्रैक्टिस करते हैं कि हम लोग जब भी अपनी प्लेट बनाते हैं, जो हम सैलेड भी साथ में खाते हैं, कुक फूड भी साथ में, दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग प्रैक्टिस। यही हमें चेंज करना है अपने लाइफस्टाइल में। यही छोटी छोटी चेंजेस करेंगे तो हमें डिजीजेस से हम लोग अपने आप को प्रिवेंट करेंगे। तो यही चेंजेस करके हम लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, अपनी डाइजेस्टिव फायर को हम लोग इनहांस कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन बाय यू डॉक्टर निकिता, थैंक यू सो मच। और अब हम नेक्स्ट अपने व्यूअर से नेक्स्ट अपने स्पीकर जो है हमारे डॉक्टर प्राची, हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या सीजनल एलर्जीज जो हैं, एस्थमा है, रेनाइटिस है, या फिर कोल्ड कफ है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उनके क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, मींस उसका क्या क्या कॉज है, प्लस उसमें क्या रोल है इम्यूनिटी का, उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो डॉक्टर प्राची प्लीज आप इस क्वेश्चन को लीजिए और प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ये क्या है, मतलब रोल क्या है इसका इम्यूनिटी में। डॉक्टर प्राची, ओवर टू यू। या थैंक यू साक्षी मैम। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि आयुर्वेद में जो सीजन होते हैं, ऋतुएं होती हैं, उन्हें 6 में डिवाइड किया गया है। 6 ऋतुएं होती हैं, और अगर हम नॉर्मली लेते हैं तो हम 3 ऋतुएं ही मानते हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। हमें ज्यादातर प्रॉब्लम, जो सीजनल प्रॉब्लम की बात की जा रही है, ज्यादातर प्रॉब्लम हमें तब होती है जब एक सीजन खत्म हो रहा होता है और दूसरा सीजन स्टार्ट हो रहा होता है।
खत्म होने वाले सीजन के 7 डेज और स्टार्ट होने वाले सीजन के 7 डेज, ये जो 14 डेज होते हैं, इन्हीं में हमको मेन प्रॉब्लम होती है। जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनको, इन्हें आयुर्वेद में बोलते हैं ऋतु संधि। तो अगर हम सीजनल डिजीज की बात करते हैं तो सीजनल डिजीज में आपने देखा होगा विंटर में ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। और अगर आप इसमें चले जाएंगे अपने बारिश के सीजन में तो कॉमन है इन्फ्लुएंजा, जो कि आज आप लोग देख रहे हैं कोविड-19 सेम फैमिली है, कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा वायरस की। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के सिम्टम बहुत हद तक कोविड-19 से मिलते हैं, सोर थ्रोट, फीवर, फ्लू, कॉमन कोल्ड। तो अब हम इनको इम्यूनिटी के सेंस से, जैसे कि हमारी आयुष मिनिस्ट्री ने बताया है कि गर्म पानी, दिन भर हमें गर्म पानी ही लेना है। गर्म पानी क्यों लेना है? क्योंकि गर्म पानी हमारे डाइजेशन को बढ़ाती है। जब हमारा डाइजेशन बढ़ता है, अग्नि बढ़ती है, तो कोई भी चीज को बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है लंघन। लंघन पे मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगी कि सत्यदेव सर पंचकर्मा के बारे में डिस्कस करेंगे, तब आपको बताएंगे। लंघन का मेन सोर्स है कि आपको बहुत लाइट फूड लेना है। लंघन का मतलब होता है खाली पेट रहना, और अगर आप नहीं रह सकते हैं तो बहुत ही लाइट फूड, जिसे आयुर्वेद में पेया यवागु, जो चावल और पानी से बनती है सिर्फ, उसका प्रयोग करना है। और च्यवनप्राश का सेवन करना है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में आंवला है। टोटल 36 ड्रग्स हैं उसमें, और जैसा कि स्निग्धा मैम ने बात की विटामिन सी की, तो बहुत मैक्सिमम अमाउंट में उसमें आंवले की, विटामिन सी की मात्रा है। लेकिन मैं एक चीज बता देती हूँ, अगर आप सोचें कि हम आज के आज ये सब लेना शुरू कर दें और हमारी इम्यूनिटी डेवलप कर जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम आज उसे स्टार्ट करते हैं तो इम्यूनिटी को डेवलप होते होते काफी टाइम लगता है। आज लेंगे आप, कल छोड़ देंगे तो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। और हम जो डेली किचन के सामान है हमारे, हम खाना भी बनाते हैं तो उसमें हल्दी का यूज करना, दालचीनी का यूज करना, जो हम गरम मसालों का यूज करते हैं, वो सब हमारी इम्यूनिटी पे काम करती हैं। हल्दी वाला दूध 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आप अच्छे से ले सकते हैं वो लेना है। वो एंटीवायरल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी कैंसरस भी है हल्दी। तो आपको उसको प्रयोग करना है। और सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, गर्म पानी जब भी आप पी रहे हैं तो हम लोग में पंचकोल एक मेडिसिन होती है, पंचकोल, जिसमें काली मिर्च, पिप्पली मूल, चव्य और चित्रक आता है। उनका कॉम्बिनेशन मिला के पानी में भर के उन्हें रखना है, उसका कॉम्बिनेशन आपको पीना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यू उसको पिए, लेकिन बीच में जब भी पी सकते हैं तो उसे पीना है, उससे आपकी अग्नि दीप्ति होगी। ये तो सीजनल है। और सीजनल डिजीज में कॉलेरा बहुत ही कॉमन है, जिसमें क्या होता है, वाटरी स्टूल पास होता है, जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। तो बॉडी जब हमारी डिहाइड्रेट होगी तो हमें वाटर की जरूरत होती है, तो उसमें हमें ऐसा पानी पीना है बॉयल किया हुआ, और जिसे आयुर्वेद में हम फांट कह सकते हैं। फांट का प्रयोग करना है अग्नि दीपक औषधियों के साथ। आयुर्वेद में भी कहा भी गया है कि कोई भी मेडिसिन तब तक काम नहीं करेगी किसी भी डिजीज में जब तक आप लंघन का यूज नहीं करेंगे, लंघन को नहीं अपनाएंगे। सुश्रुत का बहुत ही अच्छा श्लोक है। 4 डिजीज हैं, अक्षी यानी नेत्र रोग जितने भी हैं, कुक्षी यानी स्टमक के रोग जितने भी हैं, पेट के रोग जितने भी हैं, ज्वर, फीवर आम से होता है, आम होता है इनडाइजेस्टेड फूड, फीवर, प्रतिश्याय, इनमें 5 रात्रि के लिए लंघन बताया गया है। अगर आप 5 रात्रि लंघन करते हैं तो आपको मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हमारी सीजनल डिजीजेस हो गई। सीजनल डिजीज को कैसे रोका जा सकता है? जैसे गर्मी आई, गर्मी में हमें मलेरिया, डेंगू होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जॉन्डिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उस समय टेम्परेचर बढ़ा होता है एनवायरमेंट का और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं।
तो सबसे जैसे पहले मैम अभी है समर का टाइम आ गया है, समर आ रहा है, अभी कोविड का टाइम भी चल रहा है, गर्मियां भी आ रही हैं, तो मैम ऐसे कोई टिप्स दीजिए हमारे व्यूअर्स को, या फिर ऐसा हम लोग क्या डाइटरी चेंजेस करें कि जिससे क्योंकि अभी कोई भी वायरल फीवर हो रहा है तो हर कोई डाउट कर रहा है कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया है। तो मैम इसमें कुछ हमारे डाइटरी में कुछ आप बताइए कि कोविड के टाइम में अभी हम घर पे रह के क्या चीजों का इंटेक करें जिससे हमें सीजनल जो चेंज, सीजन चेंज की वजह से जो हमारा जो हमारी डिजीजेस हो सकती हैं उससे हम प्रिवेंट कर पाए अपने आप को। तो मैम उसके बारे में कुछ प्लीज बताइए। हाँ डॉक्टर साक्षी, बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें कोई भी फ्रिज में रखी हुई चीज नहीं खानी है, जितनी भी बासी चीजें हैं। आप सुबह की चीज को शाम में एक बार फिर भी खा सकते हैं, लेकिन शाम की चीज को सुबह कभी नहीं खा सकते हैं। वो चीज बहुत ज्यादा हैवी टू डाइजेस्ट हो जाती है, आपको उसे डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। डाइजेशन अगर मुश्किल होगा तो डिजीज डेवलप करेंगे ही करेंगे। जहां तक आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारी, मतलब कहा भी जाता है कि ज्यादातर डिजीज जो है एब्डोमेन, स्टमक से डेवलप करती हैं। तो सबसे पहले तो गर्म पानी ही डाइजेशन के लिए बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। आप गर्म पानी पीजिए और कुछ मत पीजिए। दूसरा है कि आपको जितने भी अग्नि दीपक द्रव्य थे जो मैंने पहले भी बताए हैं उनका प्रयोग करना है डेली। और ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, गर्मी आ गई है, हम सोचते हैं कि एक जो सीजन आता है, जैसे ग्रीष्म ऋतु आई, गर्मी आई, तो हम सोचते हैं सब ठंडा ठंडा खा लो, ठंडा ठंडा पी लो। लेकिन इससे आपको अभी तो कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन यही जो आयुर्वेद के दोष बताए गए हैं, वात पित्त कफ, तो ये जो है जब हम सब कुछ ठंडा लेते रहते हैं तो हमारी बॉडी में वात और कफ का एक्यूमुलेशन होता रहता है, वो इकट्ठा होते रहते हैं, जो कि अगली ऋतु जो बारिश की आएगी तब डिजीज को कॉज करेगी। तो जिस ऋतु में आप हैं उस ऋतु में भी अपनी नॉर्मल दिनचर्या आहार का प्रयोग करना है। और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज और थायराइड, तो इन सब के लिए भी आपको अपनी ये जो जंक फूड है उनको बिल्कुल अवॉइड। मैं आजकल देख रही हूँ फेसबुक पे हर इंसान कुछ ना कुछ बना के डाल रहा है कि आज मैंने पानी पूरी खाई, आज मैंने पिज्जा खाया। तो ये एकदम ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही चीजें हैं जो आपको बीमार कर सकती हैं। दही के साथ आप चीजें खा रहे हो, वो कहीं ना कहीं तो ग्रीष्म ऋतु के हिसाब से आपके लिए हार्मफुल है। दही को आप क्यों कुक कर रहे हो? दही को अगर आपको खाना है तो आप सिंपल दही खाइए। दही को वैसे भी बताया गया है कि आप शहद और गुड़ डाल के खा सकते हैं, चीनी भी डाल के आप नहीं खा सकते हैं। मुद्गुयूश दाल का पानी के साथ आप खा सकते हैं, लेकिन आप अगर कुक कर रहे हैं तो वो बहुत ही गलत है। ओके डॉक्टर साक्षी, थैंक यू। जी थैंक यू मैम, बहुत ही आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब हमारे व्यूअर्स को जो मिथ्स हैं उनके वो क्लियर हो गए होंगे कि सैलेड नहीं खाना है, गर्म पानी पीना है, चाहे गर्मियां है तो ऐसा नहीं है फ्रिज का पानी निकाल के पिए, तो गर्म पानी ही पीना है, क्योंकि इसके जो हमें आउटकम्स है वो अभी नहीं फील होंगे, लेकिन जब सीजन फिर से चेंज होगा तो हमें डिजीजेस होंगी और हमें तब पता नहीं चल पाएगा कि हमें क्यों हुई। तो यही एक बेसिक रीजंस है, हमें आयुर्वेदा को ही फॉलो करना है तो ही हम प्रिवेंशन पा सकते हैं डिजीजेस के ऊपर। तो थैंक यू सो मच मैम। अब हम अपने नेक्स्ट व्यूअर की तरफ जाएंगे, डॉक्टर सत्यदेव आर्या, जो कि एक एक्सपर्ट है, पंचकर्मा एक्सपर्ट है हमारे साथ। तो डॉक्टर सत्यदेव आर्या, प्लीज हमें पंचकर्मा थेरेपी के बेनिफिट्स बताइए और कि रूटीन लाइफ में क्या क्या है, प्लस कोविड टाइम्स में हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े, प्लस हम ऐसा क्या कर सकते हैं कोविड के टाइम्स में। डॉक्टर सत्यदेव आर्या, ओवर टू यू। जी साक्षी मैम, हाँ जी साक्षी मैम, पहले मैं अपने व्यूअर्स को पंचकर्म के बारे में बताना चाहूँगा कि जनरली हम जो देखते हैं आयुर्वेद में कि मेडिसिन वगैरह जो ली जाती हैं टैबलेट फॉर्म में, काढ़े के रूप में वो ली जाती हैं, ओरली ली जाती हैं, और उससे पेशेंट्स बेनिफिट होता है पेशेंट्स को। लेकिन इसके अलावा जो थेरेपीज हैं उनमें थेरेपीज जो टॉक्सिन्स हैं, जैसे साक्षी मैम ने भी बताया या फिर डॉक्टर निकिता ने बताया कि उल्टा सीधा खाने पीने से या गलत हैबिट्स की वजह से निकालने के लिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए पंचकर्मा थेरेपी दी जाती हैं। और पंचकर्म को शोधन भी बोलते हैं। शोधन मतलब हमारे शरीर की शुद्धि करने के लिए। तो उसमें पंचकर्म में बेसिकली जो मेजर थेरेपीज हैं वो 5 हैं, इसलिए उसे पंचकर्म बोलते हैं। और ये पंचकर्मा थेरेपीज हमारी बॉडी को ओवरऑल डिटॉक्सिफाई करके फ्री रेडिकल्स को निकाल के रिजुविनेट करती है। जी डॉक्टर सत्यदेव आर्या, थेरेपी में डॉक्टर सत्यदेव आर्या से वॉमिटिंग
डॉक्टर सत्यदेव आर्य जी, सर मैं चाह रही हूँ कि अभी कोविड के टाइम्स में क्या पंचकर्म हमको फॉलो कर सकते हैं, उसके बारे में आप प्लीज थोड़ा ब्रीफ कर दें, कोविड के टाइम्स में स्पेशली। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं इसी पे ही मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं पेशेंट इनको व्यूअर्स को पहले बताना चाहता हूँ एग्जैक्टली पंचकर्म है क्या पहले, नहीं तो फिर उनके ऊपर से जाएगा कि मेडिसिन भी हम ले रहे हैं, पंचकर्म क्या है, फिर थोड़ा सा इसलिए उनको मैं दे रहा था। जी 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 सर, ठीक है। तो इसमें जो पंचकर्म के बेनिफिट्स हैं इन जनरल, उसमें है ये, हाँ यस, तो ये पंचकर्म जो है हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके हमारी बॉडी के चैनल्स को ओपन करने का काम करते हैं, और हमारी बॉडी में जैसे आँख है, नाक है, कान है, हमारी ब्रेन की जो फंक्शंस हैं उस न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को रिस्टोर करते हैं और बेटर करता है। हमारी बॉडी की जो डाइजेस्टिव फायर है, चाहे वो पेट की आग हो, खाना पचाने के लिए जो फायर है वो है, चाहे सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेल के अंदर हमारी बॉडी जो सेल है उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है, फायर है फंक्शनिंग के लिए, उसको अच्छा करती है। और जो फ्री रेडिकल्स हैं उन्हें बॉडी से बाहर मजबूत, और मसल्स में भी फंक्शनिंग में आसानी रहती है। और ये जो 3 दोष हैं जैसे मैम ने बताया, पित्त कफ, इनको भी फिर से बेटर कंडीशन में लेके आते हैं, इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं। और पंचकर्म से बॉडी में स्ट्रेस कम करने के लिए प्रयोग होता है, बॉडी रिलैक्स होती है, बॉडी में स्ट्रेस को टॉलरेट करने की पावर फिर से ज़्यादा आती है। और जो एजिंग प्रोसेस है, जो रिजुविनेशन वाली चीज़ है, वो है कि स्लो द एजिंग प्रोसेस, हमारी बॉडी के अंदर जो एजिंग प्रोसेस है उसे कम करता है, हमारी बॉडी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। और जो डिजीज है फ्यूचर में, जो डेली रूटीन में हम लोग, चाहे कोविड हो, चाहे जुकाम बुखार हो, चाहे कोई दूसरी एलर्जी कंडीशंस हो, उसको रजिस्ट करने के लिए बॉडी की पावर बढ़ाता है। तो इसमें जो मेरा टॉपिक था उसमें एक पंचकर्मा एच डी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसमें आयुर्वेद के जो उद्देश्य हैं उनमें स्वस्थ व्यक्ति जो है उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, कि वो बीमार ना पड़े, और जो बीमार है उसको उससे रोग से छुटकारा दिलाना। तो इसके लिए पंचकर्म में जो बेसिक थेरेपीज हैं, जैसे हम सब जानते हैं मसाज वगैरह करना, और हमारे घरों में हमारी माता जी दादी कहती थी कि नाक में तेल डालो, कान में तेल डालो, सिर पे तेल मालिश करो। तो उसके लिए बताया कि हमारी दिनचर्या में डेली रूटीन में स्नान से पहले या एक्सरसाइज से पहले फुल बॉडी मसाज करनी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी का जो स्किन टेक्सचर है, स्किन वो इम्प्रूव होता है, ग्लो होता है स्किन में, चाहे मेल हो या फीमेल हो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। और स्किन प्रॉब्लम्स से बचाव होता है, स्किन पर एजिंग इफेक्ट कम दिखता है, हमारी बॉडी के मसल्स मजबूत होते हैं। और जैसे थोड़ा चलने से, ज़्यादा देर बैठने से फीमेल्स में जनरली देखा जाता है कि मसल क्रैम्प्स होते हैं, बॉडी एक करती है, तो वो चीज भी हमारी ठीक होती है। आम का तेल या तिल का तेल, सरसों का तेल, इनमें से कोई भी डाल के डालें, जिससे हमारे बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना, सिरदर्द, माइग्रेन, या जैसे गर्दन में दर्द, आंखों के रोग, या स्ट्रेस और भूलने की जैसे बीमारी जनरल हमें होती है कि हम भूल रख के चीज़ें भूल जाते हैं, उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये दोनों प्रैक्टिस, मसाज करना और आँख नाक में और कान में ऑयल वगैरह डालना, घी डालना, ये पंचकर्म के पार्ट हैं, इन्हें फॉलो करें। और नहाने से पहले सिर में तेल घी से हल्के हाथ से मसाज करें, ये भी इन्हीं बीमारियों में मदद करता है। अब एक है कि ये तो जनरल हो गया। अब इसके बाद जो क्रोनिक कंडीशंस हैं हमारी बॉडी में, बीमारियां हैं जो पुराने लंबे समय तक चलती आती हैं, जैसे कि स्किन की प्रॉब्लम हैं, न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस हैं, इनफर्टिलिटी, रेस्पिरेटरी कंडीशंस हैं, एलर्जी है, तो इसके लिए पंचकर्म का प्रयोग ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसकी बॉडी की उनसे फ्लो होती है और टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो अब आते हैं हम कोविड पे, जैसे मैम ने भी कहा, तो आयुष मंत्रालय ने भी कोविड-19 के लिए इन्फेक्शन और दूसरे इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ प्रतीकात्मक और इफेक्टिव पंचकर्म की क्रियाएं बताई हैं, जिन्हें हम घर पे बड़ी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि रोज सुबह और शाम, खास तौर पे 10-11 बजे के आसपास और शाम को 4 बजे से पहले दिन में 2 बार 2-2 बूंद गाय का घी या सरसों का तेल या तिल का तेल नाक में डालकर प्रतिमर्श नस से करें, नाक में इसको डालें और लेटे
हैं 5 मिनट के। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं उससे 15 मिनट पहले भी आप नाक में गाय का घी या तेल वगैरह डाल के निकलें, तो इससे आपकी नाक के अंदर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। वो प्रोटेक्टिव लेयर किसी भी इन्फेक्शन को आपकी नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको पेनिट्रेट करने से रोकती है, तो वो वहीं पे चिपक जाएगा। कुछ भी कोई भी गंदगी हो, एलर्जन हो, वो सारे वहीं पे रुक जाएंगे। तो इसमें एलर्जी हो या कोविड-19 हो या कोई दूसरा इन्फेक्शन हो, उनको होने से रोकता है। दूसरा, आप मुंह में 2 बार दिन में कम से कम 2 बार 2-2 चम्मच सरसों का तेल, तिल का तेल लेके उसे मुंह में रखें और उसे मुंह के अंदर ही चलाते रहें। थोड़ी देर में 2 से 3 मिनट में आपके मुंह के अंदर जो लार है वो और तेल मिलके पूरा मुंह भर देंगे। इतने 2-3 मिनट में उसको फिर चलाने के बाद उसे थूक दें और फिर गर्म पानी से मुंह साफ कर लें। ऐसा दिन में 2-3 बार करना है। इससे जो आपकी माउथ के अंदर जितने भी बैक्टीरिया सांस के थ्रू, मुंह के थ्रू जो भी एलर्जेंस वगैरह लेते हैं वो वहीं पे ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जिससे आपको इन्फेक्शन वगैरह होने से आप बच जाएंगे। इसके अलावा रोज सुबह शाम अजवाइन या पुदीने के पत्ते लेकर 10 से 15 पत्ते लेकर गर्म पानी में उसे थोड़ा सा हल्का सा उबालें और उसे थोड़ी देर रखें। उसमें से निकलने वाली भाप को लें, नाक से मुंह से खींचें, चेहरे पे लें, तो उससे जो आपकी बंद नाक है या जो नेचुरल पोर्स हैं नाक के अंदर और नॉस्ट्रिल्स हैं उसमें अगर रुकावट है वो सब खुल जाते हैं। तो आपके जो नेजल ब्लॉकेज वगैरह की कंडीशन है या कंजेशन है वो चीज़ें आपकी ओपन हो जाती हैं। तो इसका आप इस तरीके से ये जो बेसिक चीज़ें हैं इन्हें आप डेली रूटीन में लेके अपनी लाइफस्टाइल में जगह दें। और कोविड-19 के लॉकडाउन पीरियड में और उसके बाद भी इससे स्वास्थ्य लाभ आप ले सकते हैं। इसे कंटिन्यू रखें लाइफ लॉन्ग, ये बेस्ट चीज़ें हैं। आप जी डॉक्टर सत्यदेव आर्य। थैंक यू डॉक्टर साक्षी, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? जी थैंक यू सर हमें टिप्स देने के लिए कि हम पंचकर्मा के थ्रू ऐसी कौन सी थेरेपीज लें जिसके थ्रू हम लोग अपने आप को प्रिवेंट कर पाए। घर से बाहर निकलने से पहले हम नोज में, नॉस्ट्रिल्स में थोड़ा सा गाय का घी अप्लाई करें। बहुत ही अच्छे टिप्स दिए सर आपने हमारे व्यूअर्स को। आई होप कि सब ये फॉलो करेंगे और ये ही प्रिवेंट करेगा हमें इस कोविड डिफिकल्ट टाइम्स में, इस पैंडेमिक से बचने के लिए। तो अब हम बात करेंगे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है कि हमारे घर में जो एल्डरली लोग हैं, एल्डरली पीपल जो है वो उनकी इम्यूनिटी वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या कोई बीमार है, या मेनली स्पेशली जो एल्डर पीपल है, ऐसा सुनना है कि एल्डर लोगों को जल्दी ज्यादा पैंडेमिक ये हो रहा है या फिर ये कोविड डिजीज जो है वो ज्यादा प्रोन है इसके। तो हम जानेंगे कि एल्डरली लोगों की कैसे स्पेशल केयर की जाए, ये हम जानेंगे डॉक्टर निकिता से। तो डॉक्टर निकिता प्लीज हमें बताएं कि स्पेशल केयर कैसे की जाए एल्डरली लोगों की। तो डॉक्टर निकिता ओवर टू यू। थैंक यू साक्षी मैम। बेसिकली जब भी हम एल्डरली की बात करते हैं तो वी कंसिडर द क्लास ऑफ द पीपल विच इज हैविंग एज मोर देन 60 इयर्स, राइट। सो जो एल्डरली पीपल होते हैं उनमें धातु पोषण जो होता है वो कम होता है, जो उनका स्टेटस ऑफ अग्नि होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, बिकॉज उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। तो इसलिए उनका जो लेवल ऑफ स्टेटस ऑफ डाइजेस्टिव फायर है जिसे हम जाठराग्नि बोलते हैं वो कॉम्प्रोमाइज होता है। सो बेसिकली दीज पीपल आर एट मोर और वी कैन से हायर प्रिवलेंस, दे हैव हायर प्रिवलेंस ऑफ द chronic diseases like diabetes, hypertension, psychological diseases, है ना, and then they are also very physically disabled in most of the senses. तो बेसिकली इस क्लास ऑफ पीपल को स्पेशल केयर देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और हमारे आयुर्वेद में वी हैव अ स्पेशल साइंस for treating this jara, that is aging and aging related disorders, that what we call is rasayan chikitsa. So it basically emphasizes on this jara, that is aging. So what this rasayan means? Rasayan basically it nourishes the bodily tissues, right? It gives it energy, it revitalizes, it rejuvenizes the body. So in our Ayurvedic text we have plenty of the drugs, herbal drugs, which we can use as a rasayan. So it basically nourishes the body, the bodily tissues, and it vitalizes, rejuvenates the body. Like we can say ashwagandha, we have so many herbal drugs like ashwagandha, shatavari, kushman, guduchi, the very well known drug which is very famous these days, bala, atibala, amla, which is the plentiest source of vitamin C. Then this harit. So these are the some herbal drugs which we can take in the churn form or in the powder form, that is churn or powder form, or in the form of tablets also. It is available in the market. So these
act as a very good immunoboosting medicines. Also, we have so many rasayan rasayan, चित्रखरित की, नागबला रसायन, आमलक घृत, आमलक चूर्ण, आमलक रसायन, पिपली वर्धमान रसायन. So these are some medicine which should be taken by the elderly people to augment, to boost up their immunity and ultimately to nourish their bodies. Also, one more thing I would like to focus that most of the elderly people have the problem of constipation. Why? Because they have less physical activity, their intestinal motility is compromised. So they have the problem of constipation. So they have to also manage their diet, like as most of our experts has already mentioned, use of plenty of the water, use of excess of the fibrous diet, less use of the oily and the spicy food, less use of the processed food, the मैदा and the fermented जो भी होता है उसको कम खाना है. Constipation के लिए Triphala is a go-to remedy for constipation. Triphala लीजिए, just 1 TSF with warm water in bedtime. It has a wondrous result. Or you can also add this bilva powder or the pulp of bilva, eagle marmalose, that's what we say. So it is very effective in curing the constipation. This is the main area of concern in the elderly people. Also, along with the diet, they should also pay attention in their lifestyles. Like Dr. Prachi has already mentioned, there are various types of pranayam, like Bhastrika pranayam, Kapalbhati pranayam, Anulom Vilom pranayam. So they should practice this at least 35 to 40 minutes in a day. This is compulsory for them. They are advised to at least itna to they apne khud ke liye. There are so many postures, the asanas like Tadasana, Trikonasana. Tadasana, that is mountain posture. Trikonasana, that is this triangle posture. And very simple, the Shavasana, they can also practice it. But ultimately, this elderly class of people, they feel themselves deprived, left out from the society. So they have this psychological stress. So it is also a responsibility that we should also spend time with them. We should give time to them. We should involve them in various recreational activities so that they should not feel deprived and left out. Thank you. वेरी ट्रू डॉक्टर निकिता. तो हमें इस तरह से जो एल्डरली लोग हैं उनको कैसे इस पैंडेमिक से बचाना है, इस क्रूशियल टाइम में उनकी क्या क्या हम कर सकते हैं उनके साथ. तो थैंक यू फॉर एनलाइटिंग दिस टॉपिक. तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारा जो मेन टॉपिक है हम उस पर बात करेंगे कि हम कोविड टाइम से बच्चों को कैसे बचाएं. बच्चों की क्या स्पेशल, किड्स की क्या स्पेशल केयर होगी, क्या उन्हें ऐसे फूड आर्टिकल्स दिए जाएं, उन्हें कैसे हम लोग प्रिवेंट करें इस डिजीज से. तो हम इस बारे में बात करेंगे. डॉक्टर प्राची, क्या आप मुझे सुन सकती है? डॉक्टर प्राची, जी डॉक्टर प्राची, प्लीज हमें बताएं कि बच्चों की, किड्स की स्पेशल केयर कैसे की जाए इस कोविड डिफिकल्ट टाइम्स में, क्राइसिस में. बच्चों के लिए कुछ स्पेशल क्या आयुर्वेद में क्या उन्हें फॉलो करना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स रहेंगे उनके. तो मैम प्लीज बताएं. मैं सबसे पहले किड्स को बताने से पहले एक प्रेग्नेंट लेडी की स्पेशल केयर कैसे करनी चाहिए उस पर फोकस करना चाहूंगी. प्रेग्नेंट लेडी के लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा गर्भिणी परिचर्या का वर्णन किया गया है, जो हर मंथ का 9 मंथ्स का अलग अलग से किया गया है. जो फर्स्ट मंथ होता है, आचार्य चरक, सुश्रुत और हारित ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है. आचार्य सुश्रुत ने फर्स्ट 3 मंथ्स में द्रव्य आहार, मधुर आहार और शीतल आहार देने को कहा है गर्भिणी को. आप सबको पता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीमेल्स में वोमिटिंग, नोजिया के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. तो वोमिटिंग, नोजिया जब होता है तो बॉडी डिहाइड्रेट करती है. बॉडी को डिहाइड्रेट है उसे वापस रिप्लेस करने के लिए, वाटर की जो कमी हो रही है उसे रिप्लेस करने के लिए हमारे आयुर्वेद में द्रव्य आहार बताए गए. हमें लिक्विड डाइट ज्यादा से ज्यादा लेनी है, हैवी डाइट नहीं लेनी है क्योंकि गट मोटिलिटी स्लो हो जाती है. आचार्य चरक ने दूध पे विशेष फोकस किया है कि दूध को हमें फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर में लेना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आयरन और विटामिन सी को हटा दें तो दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है. अगर हम फोकस करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद 4th मंथ में अगर हम आते हैं तो 4th मंथ में नवनीत आप सब जानते होंगे, मक्खन, जो हम मक्खन है या सरपी यानी घी, दूध के साथ सरपी और घी का प्रयोग करना है.
इसमें क्या है, जो दूध होता है वो भी शीतल और मधुर होता है, घी होता है वो भी शीतल, इनकी सबकी क्वालिटीज सेम होती हैं, शीतल और मधुर। और जो नवनीत है वो भी शीतल और मधुर है, जिससे वो बॉडी को स्निग्धता, सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। और जो कफ है, दूध पीने से और घी खाने से कफ बढ़ता है, और कफ किसी भी चीज के डेवलपमेंट के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रही बात 6th मंथ की, 6th मंथ में फीमेल्स को ये स्वेलिंग, बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है, तो गोक्षूर साधित यवागु का प्रयोग करने को बताया गया है। गोक्षूर, आयुर्वेद में जो गोक्षूर ड्रग है, गोक्षूर का बहुत ही अच्छा यूज है डायूरेटिक का। तो जब भी बॉडी में सूजन आती है, आप ये नोटिस करिएगा, तो हम डायूरेटिक चंद्रप्रभावटी, जिसका मेन कंटेंट है शटी और चंद्रप्रभा, यानी कि शटी और गोक्षूर, उसका प्रयोग करते हैं। 7th मंथ में जब हम जाएंगे तो प्रश्नी पर्णी सिद्ध यवागु, क्योंकि उस टाइम बॉडी में इतने हार्मोन, एससीजी हार्मोन डेवलप करते हैं कि ईचिंग, और प्रश्नी पर्णी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है ईचिंग पे, और जॉन्डिस में भी प्रश्नी पर्णी का बहुत अच्छा रोल है। फिर हम 8th और 9th मंथ में अनुवासन बस्ती, जिसे अभी डॉक्टर सत्यदेव सर ने एक्सप्लेन किया, एनीमा, वन टाइप ऑफ एनीमा आप कह सकते हैं, पर अगर आप एनीमा से पूरा ही कोरिलेट करेंगे बस्ती को तो कभी भी नहीं कर सकते हैं। वो क्या होता है कि जो हमारा पैसेज होता है उसे क्लियर करने के लिए, और वात, जो आयुर्वेद की वात है, उसे अनुलोम यानी दिशा देने के लिए यूज करते हैं। और रही बात इसकी कि अगर हम मॉडर्न की तरफ जाते हैं, तो मॉडर्न में हमेशा ये कहा गया है कि फोलिक एसिड, जब भी हम कंसीव करने के लिए सोच रहे होते हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे होते हैं, तो हमें फोलिक एसिड का यूज करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि 1st मंथ में हम प्रेग्नेंट हैं, और 1.5 मंथ, 1.5 मंथ में ही हमारे न्यूरल ट्यूब यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें डॉक्टर प्राची, सॉरी मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी। हमारे व्यूअर से एक क्वेश्चन आ रहा है कंटिन्यूसली। उषा जी से वो क्वेश्चन पूछना चाहती हैं कि क्या हम जीरा वाटर ले सकते हैं, क्यूमिन वाटर हम लोग इंटेक कर सकते हैं, और कब कर सकते हैं? मैम प्लीज इसका आंसर दे दीजिए कि जीरा वाटर हेल्थ के क्या बेनिफिट्स हैं, और हम किस टाइम पे लें जीरा वाटर, क्या हमें लेना चाहिए या नहीं इस कोविड टाइम्स में? बिल्कुल बिल्कुल ले सकती हैं आप। जीरा जो है अग्नि दीपक ही है। जब मैंने अभी आहार की बात की थी, इम्यूनिटी की बात की थी, तो मैंने उसमें जीरा का जिक्र किया होगा। जीरा जो है अग्नि दीपक है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। जीरा लेने के लिए आपको जीरा को बॉयल करना है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे जीरा लेंगे बिना पका हुआ तो आप नहीं खा सकते हैं। जीरे को पानी के साथ बॉयल करना है, जितना भी आप पानी ले रही हैं। जैसे हमारे आयुर्वेद में काढ़ा बताए गए, काढ़े बनाने को बताए गए हैं, वैसे ही जीरे का भी काढ़ा बनाना है, और जीरे को अकेले ना लेके उसके साथ काली मिर्च को ऐड करना है कुछ अमाउंट में। जी जी मैम, एक और क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स की तरफ से। राजेश जी ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि क्या हम गुड़ जागरी जो है वो हम अपनी डाइट के साथ ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो किस क्वांटिटी में ले सकते हैं, किस टाइम पे ले सकते हैं, मील्स के साथ ले सकते हैं या नहीं? तो इसके बारे में मैम प्लीज कुछ बताइए। हाँ सर, आप बिल्कुल गुड़ को बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि गुड़ को डाइट के साथ ना लेके डाइट के बाद यूज कीजिए। जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद हमें गुड़ का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो गुड़ है वो एसिडिटी में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। वो जितने भी हमारे एसिड हैं उनको भी एब्जॉर्ब करने का बहुत ही अच्छा काम करता है। तो गुड़ को हम ले सकते हैं, पर डाइट के साथ के बजाय डाइट के बाद लें। जब भी हम लंच करते हैं उसके 10 से 15 मिनट बाद थोड़ा सा, कोई जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा अमाउंट में लें, बहुत थोड़ा सा भी लेंगे तो काम चलेगा दोनों टाइम। जी जी मैम, गुड़ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी क्लियर करता है, कोई भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। गुड़ बहुत डाइजेशन अच्छा करेगा। एग्जैक्टली। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सीए स्टूडेंट है उनकी तरफ से ये क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाए, अपना डिस्ट्रैक्शन कैसे करें, सोशल मीडिया से इतना कुछ चल रहा है, हम लोग अपना स्क्रीन टाइम कम कैसे करें, हम लोग फोन से इन सब से कैसे बचे, डिस्ट्रैक्शन कैसे कम करें हम अपना। तो इसके बारे में मैम प्लीज थोड़ा फोकस कीजिए, प्राणायाम योग पे कैसे हम अपना ये चीजें प्रैक्टिस करके हम लोग कैसे फोकस बढ़ाएं अपना, अपने सोशल मीडिया से कैसे कट करें अपने आप को।
सर देखिए, आजकल तो जो कोविड-19 का टाइम चल रहा है, हम सब घर में हैं, लॉकडाउन में, तो ये सब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे एंटरटेनमेंट का सिर्फ एक काम है फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टीवी। लेकिन फिर भी जितना अच्छा प्रयोग हम योग और प्राणायाम का करेंगे, मैंने पहले ही बताया था, योग कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। अगर आप दिन में, कोई जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यू 30 मिनट ही योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आप 15-15 मिनट के लिए भी मेडिटेशन करते हैं तो आपको कंसंट्रेशन आपका जो है वो डेवलप करेगा, और कंसंट्रेशन अगर डेवलप करेगा तो बाकी चीजों से अपने आप आपका मन हट जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी, ये आप जब हम लॉकडाउन से बाहर निकले तब अगर अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी ये बहुत ही मुश्किल है। जी मैम, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो इसीलिए हमें योगा प्रैक्टिस करना है, प्राणायाम करना है घर पे रह के, जितना हो सके अपने आप को मेडिटेशन की तरफ जाना है। घर पे ही रह के जो इजी आसन है, जो हम लोग इंडोर एक्टिविटीज कर सकते हैं, टाइम स्पेंड करना है फैमिली से, तो यही ऑप्शंस है जिससे हम लोग अपने आप को सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैम आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आप बताइए कि हम लोग क्या ऐसी बच्चों में स्पेशली हम लोग क्या ऐसा डाइटरी उनका प्लान रखें जिससे कि हम उन्हें प्रिवेंट कर सके कोविड-19 से। एंटीवायरल कौन सी ऐसी चीजें रहेंगी, कौन से ऐसे डिकॉक्शंस हम लोग दे घर पे अपने एल्डरली को या फिर ऐसे बच्चों को या प्रेग्नेंट लेडीज को, जिससे हम लोग कोविड को प्रिवेंट कर सके, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट कर सके। मैं बच्चों की अगर बात करती हूँ तो बच्चों में आपने सुना होगा स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है बच्चों की इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, जिसमें कई प्रकार के घृत हैं, घी हैं, जैसे संवर्धन घृत हो गया, जैसे जात्यादि घृत हो गया। बहुत सारे घृत को एक साथ मिला के उसमें कई सारी वचा या लक्ष्मणा बहुत सारी ड्रग्स मिला के हम स्वर्ण प्राशन कराते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में कराते हैं, जो आपने सुना होगा पुष्य नक्षत्र, उसमें कराते हैं। तो वो जो है वो बच्चों की इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से डेवलप करता है। और बच्चों की इम्यूनिटी के लिए आपको उनके आहार पे फोकस करना है, खाने पे फोकस करना है, बच्चों को बहुत ही लाइट फूड देना है। अब बच्चों को हम बहुत सोठ नहीं दे सकते, शुंठी नहीं दे सकते। अगर आपको शुंठी या सोठ बच्चों को देना है इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, तो उसके आपको लड्डू बना के उन्हें देने पड़ेंगे, बच्चे नहीं खा सकते हैं। बच्चों को छाछ दे सकते हैं जीरा मिला के, जो कि बच्चों को टेस्टी लगता है, जिससे उनका डाइजेशन और इम्यूनिटी दोनों डेवलप करेगा। जी मैम, बटर मिल्क का यूज करना है, प्लस जो हमारा क्यूमिन होते हैं या फिर इलायची है उनका यूज करना है, हल्दी वाला मिल्क लेना है, हॉट वाटर का इंटेक करना है। तो ये सब हम लोग प्रिकॉशंस जो है वो ले सकते हैं बच्चों के साथ, सो दैट कि हम उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्या मिथ्स हैं, और क्या क्या स्प्रेड हो रहा है सोशल मीडिया पे, रॉन्ग मैसेजेस क्या क्या आ रहे हैं। तो मैम मैं डॉक्टर स्निग्धा अग्रवाल मैम से चाहूंगी कि मैम प्लीज बताइए कि क्या क्या ऐसे मिथ्स हैं जो हमें जो कि रॉन्ग है और हमें ऐसा जो प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, और क्या क्या ट्रुथ क्या है कोविड-19 के बारे में। आप प्लीज मैम ये मिथ्स और क्या क्या फैक्ट्स है उसके बारे में थोड़ा बताइए। डॉक्टर स्निग्धा मैम, Can you hear me? Yeah. Please go ahead. Yeah, so we don't know a lot about coronavirus, but still हम लोग अपना best try करेंगे to get rid of some of the myths that are around about the coronavirus. I'm sure आप सब लोग पढ़ रहे होंगे लगातार WhatsApp forwards में, news में, etc. But I think we need to understand that it's actually a very weak virus and it can easily be killed. Rules might seem simple. Simple rules है like wash your hands, don't touch your face, wear a mask. These things work and we should do that. So हम कुछ myths लेंगे। तो first of all सबसे आजकल सब लोग बोल रहे हैं exposing yourself to the sun या temperature higher than 25 degrees prevent the coronavirus disease. So for that I think it's a big no. From the evidence so far, the COVID virus can be transmitted in all areas, including areas with hot and humid weather. और हमारा normal human body temperature remains around 37 degrees Celsius. So regardless of the external temperature or weather, the most effective way to protect yourself is frequently clean your hands. That's it. Secondly, heavy intake of
मैम और भी एक मिथ है कि मास्क पहनना है या नहीं पहनना है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मास्क पहनना है या नहीं पहनना है, उससे हम लोग प्रिवेंट होंगे या फिर हम लोग वापस से उसे कैसे ओपन करना है या कैसे टच नहीं करना मास्क को, कौन से एरियाज पे। तो मैम ये भी थोड़ा सा इस पर भी फोकस करें। या मास्क पहनना जरूरी है इफ यू आर सिक और इफ यू आर क्लोज टू समवन यू आर केयरिंग फॉर हु इज सिक। या तो आप बीमार हैं या फिर आप जिसकी देखभाल कर रहे हैं वो बीमार है, तो आप मास्क पहनिए। अदरवाइज अगर आप बाहर जाते हैं और बहुत लोगों से मिलते हैं तो मास्क पहनना जरूरी है, बिकॉज वी नेवर नो कि किसको क्या है। बिकॉज कोरोना वायरस जो ये फैलता है ये ड्रॉपलेट से फैलता है। तो एनीवन हु इज सिक, अगर वो सांस ले रहा है या फिर उसको कफ है तो उसकी ड्रॉपलेट से ये फैल सकता है। तो इसके लिए सबके लिए ही जरूरी है कि मास्क पहने। एंड जहाँ तक बात आती है इसको रीयूज करने की, तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल गोल तो यही है कि इसको यूज नहीं करना है, रीयूज नहीं करना है। एंड यूज करते वक्त यू नीड टू वॉश योर हैंड्स बिफोर यू पुट अ मास्क ऑन, बिफोर यू टेक इट ऑफ एंड आफ्टर यू टेक इट ऑफ। मास्क पहनने से पहले आपको हाथ धोने हैं और उसको उतारने से पहले भी एक बार हाथ धोने हैं, एंड उतारने के बाद भी एक बार हाथ धोना है। तो आपको 3 times हैंड वॉश करना होगा। And do not touch the inside of the mask, because then you're contaminating the inside of the mask, right? And if your mask is cloth, you can wash it. अगर कुछ लोग पूछते हैं कि इसको कब हम थ्रो कर सकते हैं, तो if your mask is there is visible dirt or damage into it, that's a good time to throw it away. And if it is worn by an infected person, it should never be reused or shared. और अगर आप लोग N95 मास्क यूज कर रहे हैं तो उसको अगर आपको बाई चांस उसको दोबारा यूज करना पड़ रहा है तो आप उसको एक ड्राई एटमोसफेयर में 3 to 4 days के लिए ड्राई करने के लिए रख दें, उसके बाद उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट गेट्स डिग्रेडेड बाय UV लाइट, सो कीप देम अवे फ्रॉम UV लाइट और सनलाइट। एंड आई वुड से N95 मास्क कैन बी यूज्ड up to 5 times only. ओके मैम, एक और मिथ है कि हम लोग जो हैवी इनटेक ऑफ विटामिन सी करेंगे तो क्या ये क्योर करेगा कोरोना वायरस इन्फेक्शन को? तो ये जो मिथ है मैम इसको भी क्लियर कर दीजिए कि क्या विटामिन सी का There is no evidence as to that vitamin C has made people immune to coronavirus infection. However, if you regularly intake vitamin C, that boosts your immunity. That is very good for your immunity only. ओके तो हमें बेसिकली इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, उसके लिए हम विटामिन सी ले सकते हैं, बट ऐसा कोई क्योर नहीं है कि विटामिन सी लेने से हम लोग क्योर हो जाएंगे इस कोविड से। सो ओके, एंड नेक्स्ट मिथ जो है मैम, ड्रिंकिंग एल्कोहल। बहुत जगह ऐसा मैसेजेस आ रहे हैं फॉरवर्ड कि एल्कोहल ड्रिंक करने से या स्प्रे करने से जो है कोविड जो है वो वायरस जो है कोविड का वो किल हो जाएगा। तो इज इट मैम ट्रू और फॉल्स? सी अल्कोहल लेने से तो यू आर एनीवे गोना गेट सिक ओनली. So I would not suggest that drinking alcohol can prevent it anyway. And regarding spraying alcohol or chlorine all over your body, some people are saying it kills coronavirus. So for that, if you are in a public space or if you are in a hospital setting, for example, then you have been exposed to the potential risk of getting coronavirus. Then in that case, you need to change your clothes or isolate before meeting anybody else. But for the general public, as long as you have not had any known exposure, सिर्फ basic hygienic principles are important. जैसे कि हाथ धोइए किसी भी disinfectant से, sanitizer से, but it does not need to be used like spraying all over your body. It should be used only under appropriate recommendations only. एग्जैक्टली मैम एक और मिथ है कि ये सिर्फ ओल्ड एज पीपल को ही हो रहा है कोविड-19, बाकी इससे सेव्ड है, या फिर ये क्या इसका क्या मैम आंसर है? क्या ये सिर्फ ओल्ड एज पीपल को ही हो रहा है या फिर ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, या फिर इसका क्या मतलब हम लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं जो लोग, उनको उनकी ज्यादा केयर की जरूरत है, या फिर सिर्फ उन्हीं को अटैक कर रहा है ये वायरस? तो किसी को भी अटैक कर सकता है, तो पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन बी इन्फेक्टेड, बट येस अदर जो ओल्डर पीपल हैं जो या फिर जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस के साथ हैं, जैसे कि एस्थमा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, दे आर मोर वल्नरेबल टू इट. दे कैन बिकम severely ill if they gets infected with the coronavirus.
मैम इसके इंक्यूबेशन पीरियड को लेकर भी एक मिथ है कि कुछ लोग कह रहे हैं ये 5 डेज है, कुछ लोग कह रहे हैं 14 डेज। तो मैम इसका एग्जैक्टली इंक्यूबेशन पीरियड क्या है और क्या सिम्टमेटिक रहेगा पेशेंट या फिर सिम्टम्स होंगे पेशेंट में, क्या इसका आंसर रहेगा मैम? Yeah, so basically incubation period ये होता है when the virus enters your system and you start having symptoms. So it can vary between 0 to 5 days. But studies हमारे पास आई है कि it is longer than that. That is up to 14 days symptoms आ रहे हैं लोगों को. But in general, within 5 days, most people have had some or the other symptoms after infection with the coronavirus. So that's why it is said कि incubation period 5 days तक है, क्योंकि mostly लोगों को 5 days तक symptoms आ जाते हैं. ओके मैम, एक और मिथ है कि जो डेड बॉडी है पर्सन की जो इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से, वो ट्रांसमिट कर रहा है इन्फेक्शन. तो मैम इसके बारे में क्या कहेंगे आप? No, I would say no. Dead body of the person cannot transmit the coronavirus infection because it's spread only through the droplets. ओके मैम, इसके बारे में आप बताएंगे इसका स्प्रेड क्या है? कोविड के बारे में अब हम बात करेंगे कि कोविड जो है, हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड और इज इट एयरबॉर्न? कोविड-19 जो वायरस है ये हम लोग सिर्फ उसी से ले सकते हैं जिसको कोरोना वायरस ऑलरेडी है. ये डिजीज स्प्रेड करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज और माउथ, जो विच आर स्प्रेड व्हेन अ पर्सन ऑफ कोविड-19 कफ और एक्सेल्स. तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं लाइज अराउंड ऑन द ऑब्जेक्ट्स और सर्फेसेस अराउंड द पर्सन. other people can get these droplets by touching those surfaces, and अगर उन surfaces को touch करने के बाद they touch their eyes, nose or mouth, then it enters the other people. And people can also catch COVID-19 if they breathe in droplets from a person with COVID-19 who coughs or exhales. But if you say it's airborne, it's not airborne because these droplets are too heavy to hang in the air. They quickly fall on the floors or surfaces. But that's why it's said कि हमें 1 मीटर की दूरी पर रहना है जिसको भी कोरोना वायरस है. एग्जैक्टली हाँ, इसीलिए रहना है क्योंकि उसकी ड्रॉपलेट से हमें इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर जो भी उन्होंने सरफेस टच किया है वो कंटामिनेटेड हो जाएगा. फिर अगर हम उसको टच करेंगे और फिर अपनी आईज, नोज और माउथ को टच करेंगे बिफोर वॉशिंग आवर हैंड्स, तो वो हमें हो सकता है. थैंक यू डॉक्टर स्निग्धा. थैंक यू डॉक्टर स्निग्धा. अब हम अपने नेक्स्ट एक्सपर्ट, आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर निकिता के पास क्वेश्चन करेंगे. डॉक्टर निकिता, प्लीज मैम आप हमें बता सकते हैं कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं क्या? ये जो भी आप लोग अभी आहार बता रहे हैं या फिर जो भी आप लोगों ने मेडिसिन बताई आयुर्वेद की, क्या उसके क्या साइड इफेक्ट रहेंगे क्या पेशेंट पे? कोई भी ले सकता है क्या इन मेडिसिन को, या फिर कोई एज है या फिर कोई डोज है या फिर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? तो मैम इसके बारे में आप प्लीज फोकस करें कि क्या आयुर्वेदा मेडिसिन जो है उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या कोई भी ले सकता है इसे? हेलो डॉक्टर निकिता, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है. Am I audible now? yes, go ahead मैम. हाँ, yes. ये बहुत बड़ा myth है कि आयुर्वेदिक medicines don't have any side effect. See, if anything has effect, then it is bound to have any side effect. Whenever a patient has been prescribed by any medicine, by any medical practitioner, be it be Ayurvedic physician, so there are so many points that have to be taken into consideration. Since Ayurveda medicine is basically has more of the personalized aspect. प्रकृति देखी जाती है, स्टेटस ऑफ अग्नि देखा जाता है, उसका बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाता है, सीजन देखा जाता है, उसके बाद कोई मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब की जाती है, उसके बाद उसकी डोज प्रिस्क्राइब की जाती है, डोसेज फॉर्म प्रिस्क्राइब की जाती है, कितनी बार लेना है, कितने टाइम लेना है, कब तक लेना है. सो दीज ऑल थिंग्स आर टू बी डिसाइडेड बाय द स्पेशलिस्ट, राइट? कोई लेमन आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा है ये सोच करके कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा तो एकदम से नहीं होगा, लेकिन जब होगा, जब फाउंडेशन क्रॉस हो जाएगा तो वो होगा. जैसे कि अभी आयुष मिनिस्ट्री ने खुद ही एक एग्जांपल दिया है कि डिकॉक्शन लेना है, राइट? शुंठी, मरीच, ये सब. तो ये उन्होंने एक डोज बताई है और ड्यूरेशन भी बताया है, 1 to 2 times इन अ डे. अब अगर आप उसको 3 बार 4 बार ले रहे हो तो व्हाट विल यू हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस. अंदर आपके बर्निंग इरिटेशन होने लगेगा
क्योंकि उस समय ये बहुत उष्ण औषधि है। तो अगर आपको बोला है कि 1 या 2 बार ही लेना है तो उतनी बार ही लेना है, आप उसको और मत बढ़ाइए। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जिनका स्पेसिफिक कोर्स ऑफ ड्यूरेशन होता है, लाइक आरोग्य वर्धिनी बट्टी 45 डेज है, यू आर सपोज टू टेक दैट मेडिसिन ओनली फॉर 45 डेज। अगर 45 डेज के बाद तक भी आप उसको लेते जाते हो देन साइड इफेक्ट्स आने लगेंगे। तो द मेडिकल एडवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल इन केस ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑल्सो, बिकॉज दे डू हैव साइड इफेक्ट्स। सो द डोज, तो हमें आयुर्वेदा इज इम्पोर्टेंट, राय लेकर आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी चाहिए, बिना उसके नहीं लेनी चाहिए, बिना प्रिस्क्रिप्शन। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू मैम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, थैंक यू डॉक्टर निकिता। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे डॉक्टर सत्यदेव आर्या से। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, डॉक्टर सत्यदेव आर्या जो है वो मास्टर ट्रेनर भी है, जो मिनिस्ट्री की तरफ से आयुष कोविड की जो ट्रेनिंग है वो सर उसके मास्टर ट्रेनिंग है। तो सर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी उसके लिए। तो सर हमारा व्यूअर्स से नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सर बताइए, जो आयुर्वेदा की पंचकर्म थेरेपी है, सर एक्सपर्ट है पंचकर्मा में, सर बताइए जो पंचकर्म थेरेपीज हैं और जो मसाज है, क्योंकि सब लोग कंफ्यूज जाते हैं कि शायद मसाज ही एक मसाज करा लो तो वही पंचकर्मा है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? डॉक्टर सत्यदेव आर्या। थैंक यू डॉक्टर साक्षी। आप सुन पा रही हैं मुझे? जी 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 सर, बोलिए बोलिए, बताइए सर। हेलो, आप सुन पा रही हैं? जी जी सुन पा रही हूँ सर। जी मैम, जो पंचकर्म, जी पंचकर्म और मसाज दोनों अलग चीजें हैं। जैसा मैंने पहले बताया था अपने लास्ट सेशन में कि पंचकर्म में 5 चीजें होती हैं, 5 मेजर थेरेपीज हैं, ठीक है। और जो मसाज है वो पंचकर्म की एक सपोर्टिव थेरेपी है, जो कि एक माइनर थेरेपी है। इसलिए पंचकर्म और मसाज अलग अलग चीजें हैं। और जो मसाज है, हालांकि उसके अपने कुछ बीमारियों में और इंडिविजुअल कुछ पर्सनल बेनिफिट्स हैं उसके, लेकिन वो एक पंचकर्म से हटके है। और जो पंचकर्म है वो डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी में आता है, और जो मसाज है वो बॉडी के टेक्सचर को, मसल्स को मजबूती देने के लिए, लाइक द वर्ड इज तर्पणा, हमारी बॉडी का तर्पण करने के लिए, जो चीज़ कमी है उसको पूरा करने के लिए यूज होती है। जबकि जो पंचकर्मा है वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए है। तो इन दोनों चीज़ों में काफ़ी अंतर है, हालांकि ये दोनों जुड़ी हुई हैं। जी साक्षी मैम। जी थैंक यू डॉक्टर सत्यदेव आर्या हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे नेक्स्ट आयुर्वेदा एक्सपर्ट है, जो हमारे कंसल्टेंट है, हमारे कंसल्टेंट ईशान आयुर्वेदिक ग्रेटर नोएडा के मैम हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर प्राची मिश्रा। मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आयुर्वेदा का क्या रोल है इम्यूनिटी बूस्ट करने में? क्या हमें आयुर्वेदा क्या इफेक्टिवली रोल प्ले कर रहा है इम्यूनिटी बूस्ट करने में? तो मैम प्लीज इस पे फोकस करें। ऑफ कोर्स डॉक्टर साक्षी, इम्यूनिटी डेवलपमेंट में आयुर्वेदा की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसा कि हम सब पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आहार को अगर मैं फिर से डिस्कस करती हूँ तो फिर सेम चीज हो जाएगी। अगर हमें इम्यूनिटी डेवलप करनी है तो हमें आयुष मिनिस्ट्री की बताई गई सारी गाइडलाइंस को एज इट इज फॉलो करना चाहिए। लेकिन इम्यूनिटी एक दिन में डेवलप नहीं होगी, ये मैं फिर से कह रही हूँ। इसे डे टू डे रूटीन में हमें ऐड करना होगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप हल्दी वाला दूध 1 टाइम या 2 टाइम तो ले सकते हैं, वो सबसे इजी है। जी जी थैंक यू डॉक्टर प्राची। अब हमारे साथ हमारे नेक्स्ट जो एक्सपर्ट है, लाइफस्टाइल कंसल्टेंट है हमारे, जो ईशान आयुर्वेदिक में, डॉक्टर निकिता शर्मा। हम डॉक्टर निकिता शर्मा से जानना चाहेंगे। डॉक्टर निकिता, आप प्लीज बताइए कि हम लोग सिंपल वे में कुछ ऐसी होम रेमेडीज बताइए जो हम लोग कोविड टाइम्स में घर में बैठ के वो चीजें अवेलेबल हों और हम उन चीजों का इंटेक करें और हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाए। क्योंकि आपने डूज एंड डोंट्स तो बता दिए, क्या करना चाहिए, कौन से फूड आर्टिकल्स पहले खाने हैं, बाद में खाने हैं, क्या इनकम्पेटेबल डाइट है। तो अब हम जानना चाहेंगे कुछ ऐसे क्विक टिप्स या फिर कुछ ऐसे होम रेमेडीज जो हम लोग क्विकली अपने किचन में अवेलेबल हो और हम लोग उसको इनटेक करके हमारी इम्यूनिटी, क्योंकि इट्स बेटर टू स्टार्ट नाउ। तो फिर मैम प्लीज बताइए कौन सी ऐसी टिप्स रहेंगी आपकी, कौन सी ऐसी होम रेमेडीज रहेंगी जिससे हम लोग कोविड टाइम्स में ओवरकम कर पाए। पहले तो जैसे प्राची मैम ने बोला, द गोल्डन मिल्क, द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन मिल्क एंड द गोल्डन वाटर। Just 1 pinch or 2 pinch of turmeric powder in 1 glass of water, या 1 or 2 pinch of haldi in 1 glass of milk. Best remedy for immune boosting. Secondly, गर्म पानी के साथ
adrak shreds, ginger shreds, half teaspoon. It boosts the immunity very efficiently because it has both anti-inflammatory, antibacterial, and antiviral property, right? Moreover, you can include as much cloves. You garlic cloves, either raw or in food also. So these are some basic and very easily accessible things that we should incorporate in our diet. Okay, Sakshi. जी थैंक यू मैम, बहुत सी सिंपल टिप्स शेयर करने का जो हमें डेली इनटेक करना चाहिए। गर्म पानी का यूज करना है, गोल्डन मिल्क विच इज अ वेरी गुड थिंग इन आयुर्वेदा जो हमें इनटेक करना है। रादर की क्लाइमेट चेंज हो गया है, कुछ लोगों का ऐसा मिथ है कि गर्म चीजें नहीं खानी, अभी ठंडा ठंडा कुछ कुछ खाना है, ठंडा फ्रिज का पानी पीना है, तो विच इज अगेन अ मिथ। हमें ऐसा नहीं करना है। अभी कोविड टाइम्स में हमें गर्म पानी ही पीना है जितना हो सके। तो मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी एलोपैथिक एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर स्निग्धा अग्रवाल मैम से पूछना चाहूंगी। मैम प्लीज बताइए कि कितना कि ये भी एक सुनने में मिल रहा है कि जो बैंक के नोट्स हैं, जो कॉइन्स हैं, उस पर भी वायरस है, या उसके बारे में मैम आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा देयर इज करंटली नो एविडेंस जो कहे कि बैंक के नोट्स या कॉइन्स में वायरस है। हाउएवर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, इफ इट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन तो वो सर्फेसेस पे जाते हैं और किसी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप ऐसे एटीएम से कुछ भी निकालते हैं या कॉइन्स, बैंक नोट्स को हाथ लगा रहे हैं तो आप प्लीज अपने हैंड्स को वॉश करें और थॉरली अच्छे से क्लीन करें आफ्टर टचिंग देम। ओके ओके, थैंक यू मैम। मैं चाहूंगी कि अगर कोई व्यूअर का कोई ऐसा, साक्षी जी आप सुन रहे हैं? जी सर, जी जी सर। आपके राइट साइड में पैनल है चैट्स का, वहाँ काफी क्वेश्चंस है, प्लीज टेक दैट क्वेश्चंस। पैनल के राइट में देखिए, प्राइवेट चैट के नेक्स्ट जो चैट है, हाँ उसमें क्वेश्चंस हैं, प्लीज वन बाय वन लीजिएगा। जी 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 जी। हमारा क्वेश्चन है हमारे व्यूअर का कि हमें हनी और मिल्क क्या साथ में ले सकते हैं हम? मैं जानना चाहूंगी हमारे एक्सपर्ट लाइफस्टाइल कंसल्टेंट जो हमारी डॉक्टर निकिता हमारे साथ जुड़ी है, उनसे जानना चाहूंगी कि मैम क्या हम हनी और मिल्क ले सकते हैं साथ में? यस साक्षी मैम, मैंने हनी को गर्म करके लेने के लिए या हनी को एज एन इंग्रेडिएंट वाइल फूड टेकिंग मना किया था। हनी को आप मिल्क के साथ ले सकते हो, लेकिन वो गर्म नहीं होना चाहिए। इफ यू आर टेकिंग इट विद द मिल्क विच इज नॉट वार्म, तो यू कैन डेफिनेटली टेक हनी विद द मिल्क, बट इट शुड नॉट बी वार्म, इट शुड नॉट बी हीटेड. That is the main protocol. Honey should not be heated in any form, either directly or indirectly. Otherwise, it is quite beneficial. It has very good effect in the digestion, on the skin, on the respiratory disorders. So honey has a very good impact on various of our systems. But it should not be heated in any of the form. ओके ओके मैम, थोड़ा इनकम्पैटिबल डाइट के बारे में बताइए कि जैसे क्यों कॉन्ट्राडिक्ट है कि हमें शेक्स नहीं पीने हैं, और फ्रूट्स खाने का राइट टाइम क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है कि फ्रूट्स कब हमें खाने चाहिए। बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्पैटिबल डाइट जो आयुर्वेद में समझाया है ना, वो ये जो इनकम्पैटिबल डाइट्स एंड कॉम्बिनेशंस है ना, दे हैव एन कॉन्ट्राडिक्टरी, द ऑपोजिंग इफेक्ट ऑन अवर बॉडी टिश्यूज। बहुत विरोधक होते हैं हमारी बॉडी टिश्यूज में और हमारी बॉडी टिश्यूज के लिए। दूसरा, दे आर द मेन कॉज ऑफ आर्म, जिसे डॉक्टर प्राची ने भी बोला था, आर्म वो अल्टीमेटली जाके इट हैम्पर्स द डाइजेस्टिव फायर। तो इसीलिए दे आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेद। बहुत सारे क्वेश्चन ये था कि व्हाई द फ्रूट्स शुड नॉट बी टेकन विद द मिल्क। तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है आयुर्वेद का, पोटेंसी जो होती है जो मिल्क हमारे एक और जी जी जी, थैंक यू डॉक्टर निकिता, हम आपके पास आएंगे। अभी हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम व्यूअर का ले रहे हैं। डॉक्टर सत्यदेव सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर सत्यदेव आर्या, हमारे पंचकर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर सत्यदेव आर्या। डॉक्टर सत्यदेव आर्या, क्या आप लाइन पे है? डॉक्टर सत्यदेव आर्या, ठीक है जी। डॉक्टर प्राची से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। डॉक्टर प्राची बताइए। जी जी, डॉक्टर सत्यदेव आर्या जी सर बताइए। जी जी सर बताइए, हमारा व्यूअर्स ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, क्या जॉइंट पेन के लिए कोई होम रेमेडी है क्या? जैसे इस टाइम में अभी हम ऐसा है कि नॉर्मल ओपीडीज जो है वो इतनी अच्छे से वर्किंग नहीं है हर हॉस्पिटल्स में, तो कुछ लोग जो है वो जॉइंट पेन से सफर कर रहे हैं, तो उन्हें घर में हम लोग ऐसी क्या रेमेडीज बता सकते हैं, या ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो जॉइंट या एक्सरसाइजेज हैं या पंचकर्म प्रोसीजर्स हैं जो वो लोग फॉलो करें और जॉइंट पेन से उन्हें रिलीफ मिले? सर प्लीज इस पे थोड़ा सा बताइए हमें।
जी मैम। मैम जो जॉइंट पेन की कंडीशन है उसमें जनरली दो चीजें मिलती हैं, एक तो होती है स्टिफनेस के साथ और एक बिना। की मूवमेंट है वो प्रॉपर है, वहां पे प्लेन ऑयल लेके उसको हल्का हीट करके हल्के हाथ से, आप प्लेन ऑयल समझिएगा, सिर्फ प्लेन ऑयल से काम चल जाएगा, उसे मसाज करें वहां पे। विच शुड बी फॉलोड बाय फॉर्मेंटेशन, यानी कि उसके ऊपर गर्म पानी किसी बर्तन में लेके जितना उसको सहन हो उसके उस जॉइंट पे उतना गर्म पानी वहां पे डालें। अगर ज्यादा लग रहा है गर्म है तो वहां पे कोई सूती कपड़ा रखें, उसके ऊपर से गर्म पानी डालें और सिकाई तेल लगा के सिकाई करने के बाद उस जगह को किसी दूसरे सूखे कपड़े से 10-15 मिनट के लिए बांध दीजिए। तो इस कंडीशन में यहाँ पे धीरे धीरे पेन सबसाइड हो जाएगा। और ऐसे पेशेंट्स खाने में लेने जो भी लेना चाहते हैं तो आधा चम्मच हल्दी घी के साथ लेना शुरू कर सकते हैं और साथ में गर्म पानी ले सकते हैं। और जिन पेशेंट्स में स्टिफनेस रहती है जॉइंट्स में, वो बिल्कुल भी ऑयल का प्रयोग ना करें और वो सिर्फ और सिर्फ सिकाई करें, गर्म पानी से सिकाई करें मल्टीपल टाइम्स। लोग भी हल्दी वगैरह का और जिसमें स्टिफनेस है वो सौंठ का प्रयोग भी कर सकते हैं। हल्दी आधा चम्मच सौंठ दूध के साथ ये प्रयोग करें, दिन में 3 बार आधा चम्मच लेके। ये बेस्ट रेमेडी है फॉर द टाइम बिंग, जब तक लॉकडाउन है। एक दिन में ना सोचें कि आपको आराम लग जाएगा, 2-3 दिन लगातार लें तो आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। डॉक्टर साहब ऑयल कौन सा, ऑयल की कोई क्वालिटी है डॉक्टर साहब? जी सर बताइए सत्यदेव सर। सर इसमें आप सरसों का तेल ले सकते हैं। जी सर इसमें आप प्लेन सरसों का तेल भी ले सकते हैं या फिर तिल का तेल भी ले सकते हैं। नारियल तेल को लगाने से बचें क्योंकि वो ठंडा होता है। ये 2 ही बेहतर हैं। या फिर अगर किसी के पास घी की उपलब्धता है तो वो घी यूज करेगा तो ज़्यादा बेहतर है उसमें भी। और अगर कोई मेडिकेटेड ऑयल है या फिर कोई घर में बनाने की क्षमता रखता है तो प्लेन सरसों का तेल लें और या फिर तिल का तेल लें। उसमें आप जितने भी किचन में महक वाली चीज़ें हैं, जो आइटम्स हैं जिनमें से महक आती हो, चाहे वो इसमें आप थोड़ा सा सौंठ है, अजवाइन है, जीरा है, ये चीज़ें डाल के और उसको थोड़ी देर पानी के साथ मिला के अच्छे से उसे फिर ऑयल में डालें, किसी कपड़े में पोटली बना के उसको रखें और उसे बॉईल होने दें। फिर उसको फिल्टर करके ऑयल को निकाल लें और ठंडा होने के बाद उसको लगाएं, जैसे अभी बताया है गर्म पानी के साथ सिकाई के साथ, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू जी थैंक यू डॉक्टर सत्यदेव, थैंक यू हमारे साथ शेयर करने के लिए कि कैसे हम अपना ख्याल रखें लॉकडाउन में कोई जॉइंट पेन से सफर कर रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये वायरस एसी से आ रहा है? क्या एसी सब लोग ने बंद कर दिया है कि एसी से ये स्प्रेड हो रहा है? ये क्या मिथ है? इसके बारे में डॉक्टर सनिता अग्रवाल जी को बताइए प्लीज। एसी से ये वायरस स्प्रेड नहीं हो सकता। अगर हम सिर्फ कोरोना वायरस की बात करें, एसी के लिए सब लोग इसलिए मना करते हैं बिकॉज ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड हो सकता है कि कोई भी वायरस वहां पर स्प्रेड करेगा अपना। बट अगर कोई पेशेंट नहीं है और कोई ऑलरेडी इन्फेक्टेड नहीं है, अगर वो एसी यूज कर रहा है तो उसके वेंट के थ्रू दूसरे रूम में चला जाएगा, सिर्फ तब इन्फेक्शन हो सकता है। अदरवाइज इफ एसी इज यूज्ड इन अ क्लोज्ड रूम, अगर आप अपने घर में यूज करते हैं तो उससे कोई इन्फेक्शन होने के चांस नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि नेचुरल कंडीशनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट दीज डेज। तो आप खिड़की दरवाजे ही खुले रखें, वो ज्यादा अच्छा है। थैंक यू डॉक्टर। जी थैंक यू मैम। एसी का यूज ना करें, फ्रेश एयर जितना हो सके उतना फ्रेश एयर हम अंदर इनहेल करें, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि जो भी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स का जो पैनल था उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। आपको बहुत सारे मिथ्स क्लियर हुए, डाउट्स क्लियर हुए, लाइफस्टाइल को कैसे इम्प्रूव करना है, लाइफस्टाइल हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारे हेल्प मिले होंगे। और मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि हम सब डॉक्टर्स सब आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं ऑनलाइन
कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल हैं, असिस्टेंस के लिए अवेलेबल हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आई वांट कि आप सब लोग नोट डाउन कर लें। आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत हो, आयुर्वेदिक कंसल्टेशन या कुछ भी हेल्प हो ड्यूरिंग दिस कोविड क्राइसिस, तो हमारा पूरा ईशान आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट जो है ग्रेटर नोएडा में, ईशान हॉस्पिटल जो है, वी आर देयर फॉर यू। तो प्लीज आप नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए जिससे आपको हेल्प होगा टू रीच टू अस। 8487977705, 84, आई रिपीट दिस नंबर, 8448797705। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। हम लोग अवेलेबल है ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, और आपको किसी भी टाइप की कोई भी हेल्प चाहिए हो रिगार्डिंग एनी हेल्थ इश्यूज, तो वी आर देयर फॉर यू। और एंड में मैं थैंक यू करना चाहूंगी सीए शशांक अग्रवाल जी का, जो कि चेयरमैन है NIRC के ऑफ ICAI के, कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया सेमिनार और ये इनिशिएटिव लिया। और मैं अपने सब डॉक्टर्स का भी थैंक करना चाहूंगी जो भी हमारे पैनल डिस्कशन में हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने सब आंसर्स दिए। आई होप कि ये वेबिनार जो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। विद दिस होप हम लोग यहीं पे सेशन का एंड करते हैं, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड गुड डे। जी सर, जी थैंक यू डॉक्टर्स, थैंक यू साक्षी जी, थैंक यू निकिता जी, थैंक यू प्राची जी। जी मैं रत्न जी आपका भी थैंक यू करना चाहूंगी। जी सर, थैंक यू एंड थैंक यू टू दी व्यूअर्स जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से बिजी रहते हैं। उनको आप लोगों ने अच्छे कैसी डाइट लें, कैसे बचें कोविड-19 से, क्योंकि बचेंगे तो कुछ देश की आगे इकोनॉमी भी ठीक होगी, तो उसमें हमारा रोल अच्छा रहेगा। और मैं हमारे व्यूअर्स का भी धन्यवाद करूंगा। और मैडम ने एक अच्छी बात बता दी कि भाई मीठा पहले लो। मुझे लगता है अभी कुछ खर्चा बढ़ जाएगा पार्टियों में, क्योंकि लोग मीठा बाद में लेते हैं, खाने के बाद तो गुंजाइश बचती नहीं है। पहले लेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा मीठे को लेके। लेकिन एक अच्छी बात है, मुझे लगता है हम दिनचर्या में उल्टे ही काम करते हैं। मतलब खाना खाने के बाद हम मीठे को लेते हैं, तो अच्छा मीठा पहले लें और खाने के बाद हम गरम दूध भी आजकल मिलता है शादियों में, वो ले लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि लास्ट में गर्म दूध लेने में मुझे लगता नहीं डॉक्टर साहब कोई दिक्कत होगी। तो मैं आप जी एग्जैक्टली सर, यही सब चेंजेस बहुत हाँ, थैंक यू सो मच फॉर द पैनलिस्ट टू गिव सच ए वंडरफुल webinar on this in this era of COVID-19 on our platform. Thank you so much. Thank you, doctor. Thank you. जी थैंक यू रत्न जी। और मैं अपने सारे व्यूअर्स का भी थैंक यू करूंगी कि उन्होंने हमें इतना पेशेंटली लिसन किया है। और थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स एंड डॉक्टर्स एंड रत्न जी और शशांक जी का थैंक यू।